हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में अध्याय नंबर 2 साइंस से अम्ल क्षार एवं लवण। तो हमने हालांकि ऑलरेडी एक वीडियो पब्लिश कर दिया है और उसमें हम लोगों ने अम्ल क्षार और लवण और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्षारक के साथ अगर हम अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ दिया है क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड। पहले तो धातु नहीं, ये है अधातु है और उसके ऑक्साइड। तो अधातुओं के ऑक्साइड जैसे CO2 हो गया, ठीक है, या फिर हमारा CaOH का ट्वाइस हो गया, ये सब क्या है, ये अधातु हैं। तो कभी भी आप ये जान लीजिए कि जो भी अधात्विक ऑक्साइड होते हैं यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, वो क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो नमक और पानी बनाते हैं, नमक और जल बनाते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को अगर हम देखना चाहें तो हम अधात्विक ऑक्साइड के साथ अगर क्षार लेते हैं तो क्या बनता है, नमक और पानी बनता है। अब इसको हमने नाम के रूप में तो दिखा दिया, उदाहरण के तौर पे अगर आप दिखाना चाहोगे तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, क्योंकि कार्बन क्या है हमारा, ये अधातु है और इसके साथ हमने ऑक्सीजन ले लिया यानी उसके ऑक्साइड को ले लिया है और उसके साथ हमने मिला दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। ये हमारा क्या है, क्षार है। इन दोनों को जब मिलाया तो यहाँ से CO2 जो है वो Na के साथ मिलके Na2CO3 बना लिया और यहाँ का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके H2O बना लिया, यानी कि ये हमारा है लवण। इसी को कहते हैं लवण और इसको कहते हैं जल। तो हमारा अधातु जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। यानी कि ये आपको याद रखना है, कभी भी कोई भी अधातु के ऑक्साइड यानी अधात्विक ऑक्साइड किसी भी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा लवण और जल बनाता है। सेम काम हमारा एसिड के साथ भी था, अम्ल के साथ भी था। जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो वो भी लवण और जल बनाता था। ठीक है, अब यहाँ देखो, चूंकि यहाँ लवण और जल बना है तो यानी कि न ही यहाँ पे अम्ल का प्रभाव है न ही क्षार का प्रभाव है, यानी एक तरीके से ये न्यूट्रल हो गया है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये हालांकि हमने पहले भी पढ़ लिया है। तो क्षारीय पदार्थ के साथ साथ नमक और जल बनता है। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर था। अब चलते हैं वापस से अपने प्रश्न पे। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं एनसीईआरटी के, आपको उसको पढ़ना है और उसके उत्तर देना है। कह रहा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही या फिर कोई भी खट्टा पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, फिर आपके सामने दूसरा प्रश्न है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण के साथ समझाइए और इस गैस की उपस्थिति की जाँच कैसे करेंगे आप। फिर अगला क्वेश्चन है कि कोई धातु यौगिक A तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होता है और उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड हो तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा, उसको लिखिए। तो उसके उत्तर को मैंने यहाँ पे दिया है, आप यहाँ से ईजिली समझ सकते हो। देखो, किसी पीतल या तांबे के बर्तन में अगर हम दही या फिर कोई खट्टा पदार्थ रखेंगे ना तो उससे वो रिएक्शन करके विषैला पदार्थ बना लेता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, जो भी दही या खट्टा पदार्थ होता है ये एसिड प्रोड्यूस करता है, और जैसे कि दही में आपको लैक्टिक एसिड होता है और नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। अगर ये पीतल या फिर तांबा में अगर इसको रखेंगे तो ये सीधे उसके साथ प्रतिक्रिया करके क्या बना लेगा, विषैले यौगिक बना लेंगे, यानी कि टॉक्सिक कंपाउंड बना लेगा, विषैला यौगिक बनाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी तांबे या फिर पीतल के बर्तन में खट्टा चीज़ नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो बस ये उसका एक्सप्लेनेशन है, तो इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतना आंसर लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि धातु के साथ अम्ल क्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो देखो, ये मैंने पहले भी बता रखा है, कोई भी धातु अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमेशा और हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस, ये आपको याद रखना है। अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया होने पे क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके रिएक्शन को अगर देखना है तो जैसे हमने जिंक ले लिया है, धातु और HCl हमने एसिड ले लिया, इन दोनों को रिएक्शन कराया है तो ZnCl और उसके साथ साथ H2 गैस रिलीज हुआ। तो इसके रिएक्शन को भी आपको याद रखना है, Zn प्लस में HCl बन जाएगा ZnCl2 और H2 गैस। अब Cl2 यहाँ 2 है तो इसलिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब देख लो, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, जिंक 1 है, जिंक 1 है, क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन भी 2 है। ये बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ एरो लगाने का मतलब है कि ये गैस निकल रहा है यहाँ पे।
क्लियर है, इतना चीज़ समझ में आ गया। चलो तीसरे पे, अच्छा एक चीज़ और दिया गया था कि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करोगे। तो मैंने प्रयोग में भी बताया था कि जब भी हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच करनी है तो जिस फनल में हाइड्रोजन गैस रखा गया है उस फनल के पास जलती हुई मोमबत्ती आप लेके जाओ। जैसे ही जलती हुई मोमबत्ती लगाओगे तो पॉपअप का साउंड आएगा। ये पॉपअप का साउंड बताता है कि वो जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। क्लियर है। और ये पॉपअप का साउंड होने के बाद से वो सीधे H2O में बदल जाता है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलता है तो क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। क्लियर है, ये रिएक्शन होता है हमारे पास, तो ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। ठीक, ये पूरा का पूरा वही लिखा हुआ है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अगला जो तीसरा क्वेश्चन था, कह रहा कि कोई धातु यौगिक ए है, उसको तनु क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, ये जो धातु का जो कार्बोनेट था, सॉरी ये धातु का जो यौगिक था उसके जगह हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। और देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब जलती हुई मोमबत्ती के पास लेके जाओगे तो वो मोमबत्ती को बुझा देगा। तो आगे यही था ना कि उत्पन्न गैस मोमबत्ती को बुझा देती है, तो वो उत्पन्न गैस कौन सा है। तो जब इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से CO2 को ये डिस्प्लेस कर देता है, तो CO2 गैस बाहर निकल जाती है, वही CO2 गैस मोमबत्ती को बुझा देता है। ठीक है, अब आगे कहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दहन को रोकता है, इस अभिक्रिया को कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। मतलब जैसे ये अभिक्रिया होगी ना, इसको अगर हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा CO2 गैस तो बनेगा ही बनेगा, सीधे सीधे CaCl2 भी बनेगा और साथ ही साथ H2O भी बनेगा। उस अभिक्रिया को आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको HCl के साथ रिएक्ट कराया, सीधे बना CaCl2 H2O और CO2, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। बैलेंस है कि नहीं, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है। ठीक है, यहाँ भी एक कार्बन है, तो उस कार्बन को हमने यहाँ बैलेंस किया हुआ है। अब हाइड्रोजन यहाँ एक था, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्लोरीन 2 हो जाएगा, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, तो ये पूरा का पूरा बैलेंस रिएक्शन है। क्लियर है। अब चलते हैं आगे। आगे कहा है कि सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। जितने भी अम्ल हैं, जितने भी क्षार हैं, उसमें क्या समानता है। तो देखो इसको हम प्रयोग के थ्रू देखेंगे। वैसे आप रफली जान लीजिए कि अम्ल जो है वो जब भी जल में उसको घोला जाता है, जल में उसको डिज़ोल्व किया जाता है तो H+ आयन देता है, लेकिन जो क्षारक होते हैं वो जल में डिज़ोल्व करने पर OH- आयन देते हैं। यही सभी के सभी अम्लों और सभी के सभी क्षारकों में समानताएं हैं। क्लियर है। अब देखो आगे कहा है कि हमने जितने भी अम्ल हैं धातु के साथ जब अभिक्रिया कराया तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसके पहले भी हमने रिएक्शन में भी अभी देखा। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। ठीक है, आइए क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। अभी हमने एक थ्योरी बताया कि जितने भी अम्ल होते हैं वो H+ आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा होगा। तो क्या वे सभी के सभी यौगिक जिनके पास हाइड्रोजन है वो सब के सब अम्ल होंगे। देखो हर अम्ल के पास हाइड्रोजन तो होगा, लेकिन क्या हर हाइड्रोजन वाला यौगिक अम्ल होता है, इसकी जांच हमें करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो उसके लिए एक यहाँ एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ये सेटअप समझ लीजिए। यहाँ बीकर है, इस बीकर में 2 इलेक्ट्रोड ऐसे लगा दिया गया है, उसको बैटरी के थ्रू यहाँ कनेक्ट कर दिया और उससे एक बल्ब यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, और इस टर्मिनल में धीरे धीरे हम अम्लीय विलयन इसमें डाल रहे हैं चेक करने के लिए। ठीक है, और 6 वोल्ट की ये बैटरी से ये कनेक्टेड है। अब देखो यहाँ सबसे पहले कहा है कि इसमें ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन ले लीजिए और 100 ml के बीकर में इसको लगाकर 2 किलो के साथ रख दीजिए, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, अब इसको बैटरी के साथ जोड़ देना है और स्विच को ऑन कर देना है। अब बीकर में थोड़ा सा HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कर देनी है। अब जाहिर सी बात है HCl डालेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये आपको खुद करके देखना है क्या ये बल्ब जल रहा है। अगर बल्ब जला तो मतलब समझ लेना जो HCl हमने डाला था वो H+ में और Cl- में कन्वर्ट हुआ। तो ये आयन सी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बनाते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ये बल्ब जल जाएगा। क्लियर है। कह रहा है कि इसी अभिक्रिया को सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ भी दोहराइए। परीक्षण में ग्लूकोज और एल्कोहल के विलयन के साथ भी अलग अलग इसको परीक्षण करके देखना है। तो देखो जितने जैसे अम्ल हम HCl डालो या फिर H2SO4 डालो, जैसे ही डालोगे ना ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन
जब ग्लूकोज और एल्कोहल का विलयन इसमें जब डालते हैं तो ये बल्ब नहीं जलता। इसके पीछे कारण ये है कि जो HCl है ना, जब इसको डिज़ोल्व करोगे तो वो H+ आयन देगा। ऐसे ही H2SO4 जब डिज़ोल्व करोगे तो ये भी H+ और SO4 माइनस माइनस आयन देगा। तो ये आयन्स में ब्रेक होना ही इस बल्ब के जलने का मेन कारण है। ठीक है, तो यहाँ देखो लिखा भी है कि अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है। ग्लूकोज और एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालक नहीं करते, यानी कि बल्ब नहीं जलता। बल्ब के जलने से ये पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत प्रवाहित हो रही है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित अम्ल में उपस्थित इन आयनों के द्वारा ही होता है। जैसे हमने बताया ना H+ आयन, तो अम्ल का जो विलयन है उसमें इन आयनों की उपस्थिति के कारण ही क्या हो रही है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अम्लों में धनायन जैसे कि H+, ऋणायन कैसे, जैसे जैसे HCl हमने लिया तो H+ और Cl- बना, इसी को ऋणायन कह रहा है। HNO3 इसमें H+ और NO3- बनता है, तो ये H+ धनायन हो गया और NO3 ऋणायन हो गया, जैसे यहाँ NO3 दिया हुआ है। फिर CH3COOH में CH3COO- जो है ऋणायन है और इसमें H+ धनायन होगा। फिर H2SO4 में SO4- अभी हमने बताया कि H2SO4 जो है ये H+ और SO4- में बदल जाता है। ये SO4- जो है, या फिर ये जो दो माइनस है ना उसको 2- भी लिखते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, इन आयनों की उपस्थिति के कारण ही हमारा क्या हो रहा है, विद्युत प्रवाहित हो रहा है। फिर कह रहा है कि अम्ल में उपस्थित धनायन है। इससे ज्ञात होता है कि अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन एक्वस फॉर्मेट में उत्पन्न होता है। इसी कारण कि उसका गुणधर्म क्या होता है, अम्लीय होता है। और अम्ल की परिभाषा भी क्या है, ऐसे विलयन जो जल में विलय होने पर H+ आयन देते हैं उसको ही क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो ये जो विलयन हाइड्रोजन आयन रख रहा है, चूंकि जल में क्या दे रहा है, H+ आयन ही तो दे रहा है, इसी कारण इस विलयन को हम क्या कह रहे हैं, अम्ल कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास अम्लीय गुण है, तो जिसके पास अम्लीय गुण होगा वही तो अम्ल होगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। तो देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब है NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब CaOH का ट्वाइस। जब इसको भी डालोगे ना विलयन में तो ये भी Na+ और OH- में टूट जाएगा, और ये CaOH का ट्वाइस Ca++ और OH- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आयंस में बदलना ही क्या कर रहा है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण बन रहा है। यानी कि अगर इस पूरे अरेंजमेंट में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों अगर मिलाएंगे तब भी हमारा क्या होगा, ये बल्ब जलेगा, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू है। ठीक है, और इसका कारण क्या है, तो चूंकि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो Na+ और OH- आयंस में टूट गया, इसीलिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca++ और OH- में टूट रहा है, इसीलिए इसमें भी क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। बस इतना लिख लोगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे कह रहा है कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, मतलब कि अम्ल या क्षारक को हम जब जलीय विलयन में मिलाते हैं तो उसका क्या बनता है। ठीक है, अब देखो उसके लिए एक यहाँ पर अरेंजमेंट दिखाया गया है। यहाँ पे एक सूखी परख नली है जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड मिलाया है और इसको कुछ इस व्यवस्था से पकड़ लिया। अब देखो ये सीधे टीचर की प्रेजेंस में ही करना पड़ता है, क्योंकि ये इतने खतरनाक एक्सपेरिमेंट है, आपके शरीर को हार्मफुल पहुंचा सकता है, इवन आपके आँख वगैरह को भी ये नष्ट कर सकता है। परखनली को पकड़ लिया और यहाँ से डीप इरिगेशन यानी बूंद बूंद करके इसमें अम्ल मिला रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें किया ये है कि परखनली में 1 ग्राम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पे मिला दिया गया है। ठीक है, फिर परखनली में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को ऊपर से ऐसे डाला जा रहा है। अब कह रहा है कि इस प्रेक्षण में देखो क्या हुआ, क्या निकास नली में कोई गैस निकल रही है। देखो इसी जब डाल के इसको पैक कर दिया गया है और एक निकास नली लगा दी गई है, पूछ रहा है क्या इससे कोई गैस निकल रही है, तो जी हाँ बिल्कुल इससे गैस निकलती है। अब ध्यान देना, कह रहा है कि अगर कोई गैस निकल रही है तो उसको सूखे या फिर नम लिटमस पत्र द्वारा जांच करिए क्या होता है। किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित हो रहा है। उपरोक्त क्रियाकलाप में बता दो क्या निष्कर्ष निकला। शुष्क HCl में रंग परिवर्तन हुआ है या फिर HCl के विलयन में रंग परिवर्तन हुआ है। तो देखो जब भी हम सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के साथ हम H2SO4, देखो इसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ही तो मिला रहे हैं ना, जब मिलाओगे तो ये हमारा सोडियम सल्फेट बना लेगा और साथ ही साथ हमारा HCl गैस बनाएगा। ठीक है, तो ये HCl गैस ही इस पाइप के थ्रू यहाँ से निकल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो HCl गैस है ना ये शुष्क है,
कैसा है, शुष्क है, सूखा है, मतलब उसमें कोई नमी नहीं है, वो प्योर गैस के रूप में बाहर निकल रही है। तो जब भी इसके पास नीला लिटमस पेपर लेके जाओगे ना, तो ध्यान देना, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लेकिन यहाँ से चूंकि सूखा हमारा HCl गैस निकल रही है, तो इस नीले लिटमस को ये लाल नहीं कर पाता। कारण बताते हैं। देखो, जो अम्ल होता है, अम्ल का जो विलयन होता है ना, अम्ल का विलयन जब सॉरी विलय होता है जल में, तो वो H+ आयन देता है, और इस H+ आयन के कारण ही इसको हम अम्ल कहते हैं। अब चूंकि ये सूखा है, तो ये डिजॉल्व होगा ही नहीं, जब डिजॉल्व होगा नहीं तो H+ आयन देगा ही नहीं, जब H+ आयन देगा ही नहीं, तो क्या HCl को यहाँ अम्ल कहेंगे? नहीं कहेंगे, यहाँ HCl को अम्ल नहीं कहेंगे, वो गैस के रूप में है। ठीक है, इसीलिए ये नीले लिटमस पेपर को ये लाल नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इस HCl को हम वापस से पानी में डिज़ोल्व करके लिटमस पेपर को चेक करेंगे, तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। यानी कि HCl जब हम सूखे तौर पे गैस के रूप में लेंगे, तो ये नीले लिटमस पेपर का रंग बदलेगा नहीं, लेकिन जैसे इसका विलयन लेंगे, तो ये सीधे नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा, लाल कर देगा। बस यही इसका आंसर है, उसको मैंने यहाँ लिखा है। देखो, यहाँ पे हमने NaCl लिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसको रिएक्शन कराया है, तो सोडियम हाइपोसल्फेट बना रहा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और साथ ही साथ HCl गैस निकल रही है। ठीक है, यही HCl गैस जो है वो किस फॉर्मेट में है, शुष्क रूप में है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये शुष्क रूप में है। क्लियर है, शुष्क रूप में ये गैस निकल रही है। अब देखो, यहाँ लिखा भी है कि जो HCl शुष्क रूप में है, जब आप इसको नीले लिटमस पत्र के संपर्क में लाते हैं, तो लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका कारण ये है कि HCl में कोई हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं होता, क्योंकि ये सूखा है, तो कोई आयन सी नहीं होगा। ठीक है, अम्लीय गुणों को, चूंकि जो अम्लीय गुणों को प्रदर्शित करता है, इसीलिए HCl लिटमस पेपर के रंग में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, यानी ये अम्ल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, इसीलिए वो नीले लिटमस को लाल में नहीं बदला है। ठीक है, लेकिन जब इसका जलीय विलयन लेंगे, तो इसमें H+ आयन बनना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही H+ आयन बनना शुरू हो जाएगा, तो इसमें अम्लीय गुण आ जाएगा, और जैसे ही अम्लीय गुण आएगा, तो ये विलयन जो है वो नीले लिटमस को क्या करना शुरू कर देगा, लाल करना शुरू कर देगा। यानी कि ओवरऑल जो गैस है वो नीले लिटमस को चेंज नहीं करेगा, लेकिन जो उसका विलयन है वो नीले लिटमस को लाल में चेंज कर देगा। क्लियर है, तो बस इतना था। अब आगे कुछ कह रहा है कि इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में जो HCl है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। यानी कि जैसे जल मिलाएंगे वो क्या उत्पन्न करेगा, H+ आयन। हाइड्रोजन आयन कहने का मतलब है H+ आयन उत्पन्न करेगा। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं में H+ आयन पृथक नहीं हो सकता, यानी कि वो सूखा है, जल नहीं होने का मतलब है वो सूखा है, तो उसमें H+ आयन नहीं बनेगा। क्लियर है। अब देखो, हमने HCl लिया, उसमें जलीय विलयन मिला रहे हैं, हल्का सा नमी भी दोगे ना, तो वो HCl जो है वो H+ आयन देना शुरू कर देगा। अब जैसे इसको मिलाया, ये देखो H3O+ कहने का मतलब है H2O तो है, उसमें H+ आयन आके मिल गया, तभी ये आके H3 बन जाता है। ठीक है, और ये प्लस आयन आ जाता है, ये इसलिए इसको H3O+ आयन कहते हैं, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और साथ ही साथ क्लोरीन गैस निकल रही है, इसका क्लोरीन बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आयंस के रूप में कन्वर्ट हो गया। कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, जो भी हाइड्रोजन आयन है वो अपने आप खुद एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही जल के साथ इसको मिलाओगे ना, ये इजिली रह लेंगे। इसलिए हाइड्रोजन आयन सदैव H+ या फिर हाइड्रोनियम आयन H3O+ के रूप में होता है। यानी कि इसको आप चाहो तो H+ के रूप में भी दिखा सकते थे, या फिर H3O+ के रूप में। इस H3O+ को क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। इसका नाम याद रखना है, H3O+ को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन से दर्शाया जाता है। अब देखो, इसी को हमने क्या किया है, इसको ब्रेक करके यहाँ लिखा है H+ और H2O, H3O+, क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। आगे कह रहा है कि हमने देखा कि अम्ल में H3O+ आयन, यानी कि हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। जैसे अम्ल है, जलीय विलयन में डालते हैं तो क्या प्रदान करता है, H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन प्रदान करता है। जैसे, अच्छा, इसी चीज़ को, ये तो अम्ल के लिए हो गया। अब कह रहा है कि क्षारक को अगर जल में घोलेंगे तब क्या होगा। तो जो भी क्षारक होंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको जल में मिला रहे हैं, तो जल में मिलाओगे ना, तो ये ये जो Na है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये आयंस के रूप में ब्रेक हो जाएगा, और इसका जो ये OH है ना, ये अलग हो जाएगा OH आयंस के रूप में। ठीक है, ये अलग हो जाएंगे, यानी ये भी क्या हो रहे हैं, ये भी आयंस के रूप में बदल रहे हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन जो आयन हो रहा है वो OH- आयन हो रहा है। किसके लिए, क्षारक के लिए। यानी कि क्षारक को जब जल में घोला जाता है,
तो ये जो भी हम एलिमेंट लेंगे वो एलिमेंट तो मिलेगा ही, यानी यौगिक तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उसके OH आयन भी मिल रहा है, तो ये आयंस के रूप में है और उसके जलीय विलयन में है। ठीक है, यानी कि जो भी क्षारक जल में घोलते हैं तो क्या देता है, हाइड्रोक्साइड देता है। OH आयन को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड, ये आयंस उत्पन्न करता है। तो ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि अम्ल जब जल में घोलते हैं तो H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन देता है, लेकिन कोई भी क्षारक को जल में घोलते हैं तो OH- आयन देता है। ये सभी अम्ल और सभी क्षार के लिए ट्रू है। क्लियर है। जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। अच्छा, जो भी हमने यहाँ क्षारक लिया है इसको हम जल में घोल रहे हैं ना, तो इन जल में घुलने वाले जो भी क्षारक होते हैं अब उनको क्षारक न कह के क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। तो क्षार और क्षारक अलग है। क्षारक जो भी OH- आयन प्रदान करते हैं या फिर जो H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि जब इसको जल में घोला जाएगा तो ये अगर OH आयन देना शुरू करेंगे तो अब इन क्षारक को हम क्षारक न कह के क्षार कहेंगे। क्लियर है। यहाँ पढ़ भी लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को ही क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा तथा प्रकृति संक्षारक होती है, यानी कि साबुन की तरह ये नमी मतलब ये सॉफ्ट होते हैं, प्लस इनका टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है और प्रकृति संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी भूलकर छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब कह रहा है कि अभी तक हम जान चुके हैं कि जितने भी अम्ल हैं वो H+ आयन तथा सभी क्षारक जो हैं OH आयन उत्पन्न करता है। ये थ्योरी हो गई, ये नोट पॉइंट करके आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमने लिया है एक HX अम्ल लिया है और MOH क्षार लिया है। जाहिर सी बात है जो भी अम्ल लेंगे उसमें H तो होगा ही, उसके साथ मान लो हमने X यौगिक ले लिया है। क्षारक में OH होगा, उसके साथ हमने M ले लिया है। अब इन दोनों को मिलाओ। अब एक चीज़ याद रखो, ये जो H है ना ये प्लस के रूप में होगा और OH है माइनस के रूप में होगा। जब यहाँ से ये ब्रेक होगा तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही यहाँ X- में होगा और M+ में होगा तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर MX बना लेंगे। तो ये जो HOH दिख रहा है ये बेसिकली H2O है, यानी कि ये जल है, और ये MX जो है ये क्या है, ये लवण है। यानी कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, और इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ आपको हेडिंग डालनी थी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, और लिखना था अम्ल क्षार एरो के साथ लवण और जल बनाता है। ये था उसके एक नॉर्मल एग्जाम्पल। यहाँ देखो H+ OH- आयन मिलके क्या बना रहा है, H2O लिक्विड बना रहा है, यानी कि जल बना रहा है। क्लियर है। अब कह रहा है यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है। इस क्रियाकलाप में ये देखिएगा कि ये चित्र जो भी अम्ल या फिर क्षार होते हैं ना कंसंट्रेटेड यानी सांद्र वाले, उस पर ये इंडिकेशन बना होता है। इसका मतलब यही है कि इसको डायरेक्ट आप हाथ में कांटेक्ट मत लाइएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है। यह क्रियाकलाप 2.10 दिया हुआ है कि एक बीकर में 10 ml जल लीजिए, इसमें कुछ बूंदे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO की डालकर बीकर को धीरे धीरे घुमाइए। बीकर के आधार को स्पर्श करिए, क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया। यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी या अथवा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। उपयुक्त क्रियाकलाप में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराइए। सो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, और इस वीडियो के बाद से हम जो अगला वीडियो लेके आएंगे उसमें क्रियाकलाप 2.10 और जो ये प्रश्न है उसको डिस्कस करेंगे। अम्ल और क्षार का जब रिएक्शन कराते हैं तो वो अभिक्रिया जो है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उसके लिए हमने एग्जाम्पल भी देख लिया था और कैसे रिएक्शन को लिखते हैं हमने ये भी देख लिया था। अब हम क्रियाकलाप 2.10 देखने वाले हैं, बट उससे पहले ये प्रिकॉशंस आपको याद रखना है। इसमें कह रहा है कि जो सांद्र अम्ल होते हैं या फिर जो क्षारक होते हैं उनके जो बर्तन होते हैं उस बर्तन के ऊपर ही कुछ चेतावनी वाले चिन्ह लगे होते हैं, यानी इसका मतलब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आपको नहीं लेना, यानी हाथ पे या फिर अदर बॉडी के पार्ट्स पे इसको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देना है, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। चलो, यहाँ कह रहा है कि एक बीकर में 10 ml जल लीजिए और इसमें कुछ बूंदे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की इसमें डालकर बीकर को धीरे धीरे घुमाइए। बीकर के आधार को स्पर्श करिए, क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया। यह प्रक्रिया क्या ऊष्माक्षेपी है या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अगर उपरोक्त क्रियाकलाप को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराएं तो अपने प्रेक्षण को लिखिए, जो भी प्रेक्षण सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा।
तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये क्रियाकलाप को हमको देखना है। तो सबसे पहले एक बीकर ले लेना है, उस बीकर में 10 ml जल ले लेना है, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये बीकर, इसमें जल ले लिया हमने। अब इसमें क्या करना है, इसमें H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को धीरे धीरे मिलाना, ध्यान देना है धीरे धीरे मिलाना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मिलाओगे तो ये रिएक्शन इतना तेज़ी से होगा और उसमें अचानक से बर्स्ट आएगा, टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक में नमक डालते हो तो पूरी ऊपर फेंकता है ना, कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा यहाँ पे, और ये आपके लिए काफ़ी डेंजरस होगा। इसलिए रिएक्शन को बहुत धीरे धीरे डाला जाता है, और जैसे ही रिएक्शन को धीरे धीरे डालते हैं उसमें H+ आयन या फिर H3O+ आयन, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ये बनना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये बनना शुरू होता है उसका तापमान जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पेंदी जो है, आधार जो है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब तापमान परिवर्तित हो रहा है यानी कि ऊष्मा निकल रही है, इसलिए ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि उपयुक्त क्रियाकलाप को अगर हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ दोहराएं तो प्रेक्षण क्या आएगा, लिखिए। तो देखो, तो उपयुक्त अभिक्रिया को अगर हम सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ भी दोहराते हैं तो इसमें भी H3O+ आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है, और पेंदी जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया सेम H2SO4 के तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि जल में अम्ल या फिर क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है, चाहे आप अम्ल घोलो या फिर क्षारक घोलो। अगर घोलोगे तो ऊष्मा बहुत ज़्यादा उसमें से निकलती है। कह रहा है कि जल में जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल कहने का मतलब है उसकी जो अम्लीयता है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उसको गाढ़ा, एक तरीके से समझो गाढ़ा अम्ल, ठीक है। जो नाइट्रिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सपोज दैट कि ये बीकर है, इसमें मैंने जल लिया है और अम्ल मिला रहा हूँ, तो अम्ल तो मिला रहा हूँ बट बीकर को हल्का फुल्का हिलाते रहना। अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो उसमें रिएक्शन इतनी तेज़ी से होगी और उसका इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होगा कि वो आपको हार्मफुल पहुँचा सकता है। फिर कह रहा है कि सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण जो है वो आस्फलित होकर बाहर आ सकता है, अचानक से बर्स्ट होकर वो बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यंत स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग की जा रही कांच का पात्र भी टूट सकता है। चूँकि तापमान बढ़ेगा तो कांच टूटने के तो चांसेस तो बढ़ ही जाएंगे। फिर कह रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन या फिर डिब्बे में सोडियम हाइड्रॉक्साइड की बोतल पर चेतावनी भरे चिन्ह होते हैं, जो कि 2.1 में हमने यहाँ पे ऊपर ये चेतावनी देखा था, ठीक है। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हेडिंग क्या डालना है आपको, हेडिंग डालना है तनुकरण किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर तनुकरण क्या है। तो इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि जल में अम्ल या फिर क्षारक मिलने पर आयन की सांद्रता, वो आयन क्या होगा, वो या तो H+ होगा या फिर H3O+ होगा। अच्छा, H3O+ बनता कब है, जब H2O में H+ आके जुड़ जाता है। तो देखो 2 H पहले से ही है, एक H आ गया तो ये प्लस भी तो लेके आएगा, इसलिए इसको H3O+ कहते हैं, या फिर इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। ये नाम आपको याद रखना है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। कह रहा है कि प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, उसकी वॉल्यूम क्या होती है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। तनुकरण कहने का मतलब है जो उसका गाढ़ापन है वो कम हो रहा है, ठीक है। एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं, और ऐसे अम्ल या फिर जो क्षार होते हैं वो तनुकृत हो जाते हैं, यानी कि डाइल्यूट हो जाते हैं, इंग्लिश में डाइल्यूट कहते हैं, या फिर ऐसे समझो पतलापन आ जाता है उसमें। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर को हम बारी बारी से देखेंगे। कह रहा है कि HCl या फिर HNO3, HNO3 को हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, ये नाम आपको याद रखना है। इसको हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। क्या फॉर्मूला है, HNO3। HCl को तो आपको पता ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। कह रहा है कि आदि का जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षणों को क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। तो एक चीज़ ध्यान देना, जब भी हम अम्ल को जल में घोलते हैं या फिर जलीय विलयन में घोलते हैं, चूँकि अम्ल में हाइड्रोजन होता है तो ये क्या करता है, H+ आयन देना शुरू कर देता है, और H+ आयन ही नीले लिटमस को लाल करता है। और आपको अम्ल की बेसिक परिभाषा क्या है, अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कि नीला लिटमस का लाल होना ही अम्लीयता का गुण है। और ये गुण किसके कारण आता है, जब जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है।
तो जब हम किसी भी अम्ल को खास करके HCl और HNO3 को जलीय विलयन में मिलाते हैं तो ये H+ आयन देना शुरू करता है, ठीक है, या फिर H3O+ आयन कह दो। तो ये आयन्स ही क्या करते हैं, अम्ल को प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जो हैं वो अम्लीयता का विलक्षण प्रदर्शित नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब एल्कोहल या फिर ग्लूकोज को हम जल में घोलते हैं तो वो H+ आयन नहीं देते हैं। ध्यान देना, यही आपको उत्तर लिख देना है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है वो नाइट्रिक अम्ल जैसे अम्ल जब जल में घुलते हैं तो H+ आयन, जिनको हम क्या कहते हैं, सिंपली प्रोटॉन कहते हैं, छोड़ते हैं, जो कि अम्लीय गुण के कारक बनते हैं, और H+ आयन की उपस्थिति में ही अम्लीयता उत्पन्न करती है, ठीक है। दूसरी ओर एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों को जब हम यौगिकों में भी हाइड्रोजन परमाणु तो होते हैं लेकिन वे H+ आयन नहीं छोड़ते। ध्यान देना है, H+ आयन नहीं छोड़ते हैं। इसी कारण यह यौगिक जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के कार्बन से जुड़ा होता है और यह बंधन टूटकर H+ आयन उत्पन्न नहीं कर पाता। इसलिए एल्कोहल और ग्लूकोज के जलीय विलयन में अम्लीय गुण नहीं होते हैं। तो बेसिकली जो H+ आयन होते हैं उसी के कारण जो अम्लीय गुण होता है वो प्रदर्शित होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। ध्यान देना है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो ये हमने पहले भी रिएक्शन में देखा है कि जो अम्ल का जलीय विलयन होता है वो विद्युत का चालन करता है। इसको समझिए। देखो, जब हम अम्ल को जलीय विलयन में घोलते हैं, जैसे कि जल में घोलते हैं, तो वो H+ आयन देना शुरू करता है। तो ये आयन्स ही क्या हैं, ये आयन्स ही विद्युत के प्रवाह होने का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि आप आगे चल के चौथे चैप्टर में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही तो बह रहा है। तो अगर जल में H+ आयन हो रहा है तो माइनस आयन भी तो होगा, OH- आयन भी तो होगा। इन आयनों के कारण ही वो जो जलीय विलयन होगा अम्ल का, वो विद्युत धारा प्रवाहित करना शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ लिखा भी गया है, आप इसको चाहो तो आसानी से पढ़ सकते हो। कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि जब अम्ल जल में घुलते हैं तो आयनों में विघटित हो जाते हैं। किसमें? आयनों में विघटित होते जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl को जब हम जल में डालते हैं तो H+ और Cl आयन में विभाजित हो जाते हैं। ये आयन ही क्या होते हैं, विद्युत के चालन के लिए कारगर होते हैं। क्लियर है? तो बस इतना लिख दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा। कह रहा है कि शुष्क यानी कि सूखा हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता। भैया, जब सूखा हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl है, तो जब ये सूखा है तो ये H+ और Cl- में ब्रेक ही नहीं होगा। जब ब्रेक ही नहीं होगा तो नीले लिटमस को लाल कैसे करेगा। हमने बताया था कि H+ आयन से क्या करते हैं, नीले लिटमस के रंग को बदल के लाल कर देते हैं, और यही अम्लीयता का गुण है। जब सूखा हाइड्रोजन है तो ये आयन्स में बदलेगा नहीं, उसके प्रोटॉन तो मिलेंगे ही नहीं। इसके कारण वो लिटमस पेपर के रंग को ये बदल ही नहीं पाएगा, ठीक है। देखो, यहाँ लिखा भी है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता क्योंकि गैस में H+ आयन यानी कि प्रोटॉन जो है उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है, जब तक कि उसके जल में न डाला जाए। तो जब जल में डाला जाएगा तब उसमें H+ आयन आएगा। अगर नहीं डाला गया यानी कि शुष्क है तो वो H+ आयन नहीं देगा, जिसके कारण रंग परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। अब देखो, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जब जल का पात्र में एसिड डालते हैं तो जल को धीरे धीरे हिलाते रहते हैं। ऐसा अगर नहीं करोगे तो वो रिएक्शन काफ़ी तेज़ी से होगा, उसमें से इतना ज़्यादा टेम्परेचर निकलेगा जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। लेकिन वहीं अगर एसिड में जब आप जल डालोगे तो वो जल जो है ना वो छटकना शुरू करेगा। जैसे आप कढ़ाई में तेल गरम करते हो और पानी डालते हो तो छींटा मारता है ना, ऐसे ही वो होगा जब आप एसिड नीचे रख के अगर उसमें जल डालते हो तो वो छींटा मारना शुरू करेगा, जिससे आपकी बॉडी डैमेज हो सकती है। इसीलिए कभी भी जल में अम्ल मिलाते हैं, ना कि अम्ल में जल, ठीक है। तो यहाँ वही आंसर लिखा गया है, आप यहाँ पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट लेके आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो अम्ल में जल मिलाते समय, जब हम अम्ल में जल मिलाते हैं तो मिश्रण की प्रक्रिया नियंत्रित रहती है। अम्ल पानी में घुलता है तो यह धीरे धीरे नियंत्रित ढंग से गर्मी उत्पन्न करती है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं जल को अम्ल में मिलाओगे तो ये अत्यंत तीव्र हो जाती है और अचानक से गर्मी उत्पन्न करती है, जो कि उछलने का कारण बन सकता है, ठीक है। ये वही लिखा गया है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हो। अगला है, कह रहा है कि अम्ल के विलयन को
तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ या फिर सिंपली H+ भी कह सकते हैं, सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो ध्यान देना है, अम्ल के जलीय विलयन को तनुकृत कहने का मतलब है पतला कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है किसी जल वाले विलयन में ही तो अम्ल को मिलाए होंगे। तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है, तो देखो जैसे ही हम अम्ल को जल में डालना शुरू करते हैं तो वो आयंस में टूटना शुरू हो जाता है, और जब ये आयंस में टूटता है तो पहले से जल के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये इसके साथ जुड़ के H3O+ आयन बढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो एक तरीके से अम्ल में से ये कम हो रहा है ना। तो देखो आगे लिखा भी है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होती जाती है। किस में से? अम्ल में से कम होती जाती है, अम्ल में से कम हो जाती है, विलयन में बढ़ता है। ठीक है, जब आप अम्ल में पानी मिलाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, पानी मिलाने से कुल विलयन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है H3O+ आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन का वितरण। कह रहा है कि अम्ल में पहले से मौजूद जो H3O+ आयन है वो अधिक वॉल्यूम में वितरित हो जाते हैं। जैसे ही जल में मिलाते हैं तो जल में क्या होते हैं? फैल जाते हैं, ये अधिक वॉल्यूम में वितरित हो जाते हैं, जिसकी उसकी सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो अब अम्ल में से तो निकल के चला गया, तो अम्ल का कंसंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया, यानी कि सांद्रता उसकी कम हो गई, यानी कि ये क्या हो गया है? वो तनुकृत हो गया है। फिर कह रहा है कि pH बढ़ता है। कह रहा है कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होने के कारण विलयन का pH वैल्यू बढ़ता है, यानी कि वो 0 से उठकर 7 की तरफ जाना शुरू कर देता है। ठीक है, इसलिए अम्लों को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है। तो चूंकि ये सारी क्वालिटीज़ हैं इसलिए क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे अम्ल की अम्लीयता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर है, क्योंकि H3O+ आयन ही क्या देता है? जो H3O+ आयन है यही नीले लिटमस को लाल करता है, यानी अम्लीयता का गुण कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि H3O+ आयन कम होते जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रॉक्साइड आयन यानी कि OH- आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? ध्यान रखना है, हाइड्रॉक्साइड आयन को हम कहते हैं OH- आयन। कह रहा है कि जब हाइड्रॉक्साइड आयन यानी कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH विलयन में अधिक क्षारक मिलाया जाता है तो हाइड्रॉक्साइड आयन ON की सांद्रता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि देखो क्षारक पहले से मिला रहे हो, किस में मिला रहे हो? सोडियम हाइड्रॉक्साइड में मिला रहे हो, तो इसमें तो ऑलरेडी OH है, OH और मिला रहे हो, तो इसलिए OH- की सांद्रता जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। फिर कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक मजबूत क्षारक है और जल में पूरी तरीके से आयनीकृत होकर सोडियम यानी कि Na+ और OH- आयन में भी ये विभाजित हो जाता है। जब आप और अधिक सोडियम हाइड्रॉक्साइड यानी कि क्षारक मिलाते हैं तो यह और अधिक OH आयन उत्पन्न करता है। तो पहले से ही मौजूद है और ज़्यादा मिला रहे हो तो और ज़्यादा OH- आयन बढ़ाना शुरू कर देगा, यानी कि इसकी सांद्रता क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा OH आयनों की सांद्रता जो होती है वो इसमें बढ़ जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अगला टॉपिक है, कह रहा है कि अम्ल एवं क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं, यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, फिर प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, यहाँ से हमको पढ़ना है। उससे पहले आपको सार्वत्रिक सूचक आपको हेडिंग डालनी है, इसको डिस्कस करना है। उससे पहले हम थोड़ा सा ऊपर की चीज़ें पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षार में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमने H+ और OH आयनों के विलयन की सांद्रता कम होना, उसी को क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं, बारे में पढ़ा था। क्यों हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? लिखा है क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल या फिर क्षार कितना प्रबल है? तो जी हाँ, इसका आंसर है, किसके थ्रू है? सार्वत्रिक सूचक के थ्रू है। ठीक है, कह रहा है कि हम सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि ये जितने भी प्रश्न थे, किसी भी विलयन का जो अम्लीयता है या फिर आयनों की जो संख्या है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, किसके थ्रू? सार्वत्रिक सूचक के थ्रू, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू। ठीक है, अब सार्वत्रिक सूचक है क्या? कह रहा है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन, जो हम H+ आयन देख रहे थे ना, प्रोटॉन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। जाहिर सी बात है, HCl अलग है, HNO3 अलग है, फिर H2SO4 अलग है, तो इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, ये अलग अलग अमाउंट के हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इसको हम सार्वत्रिक सूचक में डालेंगे तो रंग भी तो अलग अलग प्रदर्शित करेगा। क्यों? क्योंकि H+ आयन ही मेन रंगों के कारण
कारण को प्रदर्शित करता है। अम्लीयता का गुण H+ आयन के कारण ही तो आता है, तो रंग भी जो बदलेगा वो H+ आयन के कारण बदलेगा। तो जब हम यौगिक ही बदल देंगे तो H+ आयन बदलेगा, और जैसे ही H+ आयन बदलेगा जो सूचक के रंग है वो भी बदल जाएगा। आगे कह रहा है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया जाता है जिसको पीएच स्केल कहते हैं। ध्यान देना है, हेडिंग डालना है पीएच स्केल क्या होता है। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रता होती है उसको ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, पीएच स्केल। तो बेसिकली जो पीएच स्केल होता है वो ये बताता है कि किस यौगिक में कितना हाइड्रोजन आयन उपस्थित है। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा वो अम्लीयता गुण प्रदर्शित करेगा, कम होगा तो क्षारीय गुण की तरफ बढ़ेगा। तो अम्ल और क्षार पीएच स्केल के थ्रू हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि इस पीएच में जो पी है ना, पी जो सूचक है उसको पुषांश कहते हैं, यानी कि पोटेंच कहते हैं। ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, यानी कि पीएच में जो पी होता है वो शक्ति को प्रदर्शित करता है। किसकी शक्ति, H+ आयन की शक्ति। ठीक है, तो पीएच स्केल से सामान्यतः हम 0 से लेकर 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। 0 क्या बताएगा, अधिक अम्लीयता। 14 क्या बताएगा, अधिक क्षारीयता। यानी कि ये देख लो, ये पीएच स्केल है, ये पूरा का पूरा पीएच स्केल है, इसमें 0 है और इधर 14 है। तो 0 की तरफ देखोगे तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ रही है, यानी कि अम्लीय प्रकृति क्या हो रही है, इधर की तरफ बढ़ रही है। ऐसे ही 14 की तरफ इधर जाओगे तो इसमें क्षारीय प्रकृति क्या हो रही है, उसकी बढ़ रही है। तो बेसिकली जो 0 होता है वो ये बताता है, यहाँ पे दिया भी है, 0 ये बताता है कि अधिक अम्लीय, और 14 ये बताता है कि अधिक क्षारीय है। ठीक है, साधारण भाषा में पीएच को ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारकीयता को दर्शाता है। तो जो पीएच है वो कुछ और नहीं है, ये ऐसा स्केल है जो अम्ल या फिर क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। यहाँ आगे लिख रहा है कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, ध्यान देना है, हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ आयन या फिर सिंपली H+ आयन, जितना ज़्यादा सांद्रता होगी पीएच वैल्यू उतना ही क्या होगा, कम होगा। देखो यहाँ लिखा भी है H+ आयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी उसकी पीएच वैल्यू घट रही है। देखो ये 0 से लेकर 14 तक पीएच वैल्यू है ना, तो इधर जा रही है, यानी कि 7 से कम ही तो हो रही है ना, तो घट रही है। तो जब भी हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ेगा पीएच वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ध्यान देना है, H3O+ बढ़ने पे जो पीएच वैल्यू है वो क्या होगी, घटेगी। क्लियर है। फिर कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। देखो यहाँ लिखा भी है, ये पीएच वैल्यू 7 है तो कैसा यौगिक है, उदासीन यौगिक है। कह रहा है कि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन होगा। देखो यहाँ लिखा भी है, यहाँ पर 7 से इधर की तरफ जाओगे तो 0 की तरफ जा रहे हो ना, तब बढ़ती अम्लीय प्रकृति का, यानी अम्लीयता जो होती है वो उसका विलयन का बढ़ रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 0 से इधर 7 की तरफ जाओगे तो अम्लीयता क्या होगी, घटेगी। फिर आगे लिखा है कि 7 से कम होगा तो यह अम्लीय विलयन होगा। यदि पीएच मान 7 से 14 होगा, देखो 7 से 14 की तरफ, तो क्षारीय प्रकृति उसकी बढ़ रही है, बढ़ती है, तो वह विलयन में OH आयन की सांद्रता की वृद्धि हो रही है। और OH आयन ही क्या बताता है कि विलयन जो है वो क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, अर्थात यहाँ क्षार की जो शक्ति है वो बढ़ रही है। पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो पीएच स्केल है ना, वो नाम याद रख लेना है, अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्रियाकलाप दिया गया है कि यहाँ सारणी 2.2 है, उसके आधार पर आप जांच करिए कि कौन सा विलयन का पीएच का रंग कैसा है और उसका पीएच मान के कारण उस पदार्थ की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है कि क्षारीय कि उदासीन है। ठीक है, उससे पहले ये स्केल देख लो, इसको ही पीएच स्केल कहते हैं। देखो यहाँ रीडिंग 0 से लेके आगे बढ़ रहे हैं हम 14 तक। ठीक है, जो 7 वाला है, पहले 7 को डिस्कस करते हैं। 7 जो होता है इसको हम उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। ना ही ये अम्लीय गुण होता है ना ही ये क्षारीय गुण होता है। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अब देखो जो हमारे ब्लड है ना, हमारा रक्त जो है उसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, जो कि 7 के लगभग आसपास है। तो याद रखिएगा जो हमारा रक्त होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। 7.4 कहने का मतलब 7 से ज़्यादा, और 7 से ज़्यादा जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, अब देखो 7 से जैसे कम आओगे तो यहाँ पर आने पे 1 और 2 के बीच में ये है नींबू का रस, इसका लगभग पीएच मान 2.2 होता है। ऐसे ही और नीचे आओगे तो जठर रस, ये लगभग 1.2 होता है। जो हमारे पेट में होता है ना जठर रस, इसका लगभग पीएच मान 1.2 होता है। ऐसे ही आगे आओगे 10 पर, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है उसका पीएच मान 10 होता है। जैसे हमारे पेट में अम्लीय प्रकृति
जब बढ़ जाती है, जैसे हमें खट्टा डकार आता है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यूज़ करते हैं, जिसका पीएच मान कितना होता है 10, यानी कि क्षारीय प्रकृति का चीज़ें हम सेवन करते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड यानी कि NaOH जो है उसका पीएच मान लगभग 7 होता है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग क्षार होता है। ठीक है। अब देखो, अब जैसे हमारे मुंह में जो लार है खाना खाने से पहले, इसका जो पीएच मान होता है, पहले पीएच मान देख लेते हैं, 7.4 से 7.6 के बीच में होता है। अगर पीएच जो स्केल है उस पर रंग देखेंगे तो हल्का नीला होगा, तो जाहिर सी बात है 7.4 से 7.6 कैसी प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है, तो ये थोड़ा सा क्षारीय होगा। ठीक है, न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी कि थोड़ा सा क्षारीय होगा। फिर खाना खाने के बाद जब हम लार को टेस्ट करेंगे, इसका पीएच मान 5.6 से 7 के बीच में होता है। इसकी अगर पीएच स्केल पे कलर टेस्ट करेंगे तो ये हल्का पीला या फिर थोड़ा नीला होगा। ठीक है। अब ये भी 7 से थोड़ा सा पहले है, तो ये थोड़ा सा अम्लीय प्रकृति का होगा। देखो लिखा भी है थोड़ा अम्लीय या फिर तटस्थ, यानी कि उसके आसपास में। फिर नींबू का रस, नींबू का रस का पीएच मान 2 से 2.5 होता है, यानी 2.5 होता है, तो ये बहुत ज़्यादा अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग अम्लीय है। ठीक है। और इसका रंग कैसा होगा, लाल, क्योंकि नीले लिटमस को ये लाल कर देगा। फिर है रंग रहित वातीय पेय, जिसको हम कलरलेस कार्बोनेट ड्रिंक कहते हैं। कलरलेस कार्बोनेट ड्रिंक जो होता है उसका पीएच मान 3 से 7, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज़ करते हैं ना, ये वही वाली उसकी बात हो रही है, कलरलेस कार्बोनेट ड्रिंक। ठीक है। तो ये बहुत ख़तरनाक होता है। 3.3 से लेके 4 जो हम लोग वो पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक, देख रहे हो कितनी उसकी अम्लीय प्रकृति है, ये आपके पेट में बहुत सारे डैमेज प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है, जाहिर सी बात है ये नारंगी से हल्का लाल होता है, तो अम्लीयता का गुण ये प्रदर्शित करता है। फिर गाजर का जो रस है इसका पीएच मान 5.5 से लेकर 6 के बीच में होता है, तो ये भी अम्लीय प्रकृति का है, तो थोड़ा सा अम्लीय है, और इसका कलर हल्का सा हरा होता है। चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कॉफ़ी, कॉफ़ी का पीएच मान 5 से लेके 5.5 होता है, तो ये भी हल्का पीला होता है, और ये चूँकि 7 से नीचे इसलिए कैसा होगा, थोड़ा सा अम्लीय होगा। ठीक है। टमाटर का रस, अच्छा ये कलर कैसा होगा, हल्का सा पीला होगा। फिर टमाटर का रस, टमाटर का रस का पीएच मान 4 से 4.4 के बीच में होता है, तो ये भी अम्लीय प्रकृति का होगा, इसका रंग कैसा होगा, नारंगी होगा। क्लियर है। आगे है नल का जल, जो हम लोग पीते हैं ना, घरों में अपना इस्तेमाल करते हैं, वो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और 7 से थोड़ा सा कभी कभी कम होता है, वो न्यूट्रल नहीं होता है, क्योंकि वो जल काफ़ी डेंजरस होता है, इसीलिए थोड़ा सा या तो अम्लीय होगा या तो थोड़ा सा क्षारीय होगा। तो हल्का नीला होता है, इसलिए तो जल हम लोग पीते हैं ना, कलर आप पेंटिंग वगैरह करते होगे तो वो जल जो होता है वो हल्का सा नीला ही दिखाया जाता है, ट्रांसपेरेंट तो हम बना नहीं सकते हैं। ठीक है। तो ये तटस्थ होता है, यानी कि न्यूट्रल, उदासीन। तटस्थ कहने का मतलब है कि ये उदासीन होता है। ठीक है। फिर 1 मोल NaOH, 1 मोल NaOH, जैसे हम लोग लीटर वगैरह में नापते हैं ना, ऐसे ही मोल होता है। मोल हम लोग आगे जाके मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड, इसका पीएच मान 13 से 14 के बीच में होता है, और अभी हमने देखा कि जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड होता है इसका पीएच मान करीब करीब 14 होता था। तो ये ज़्यादा प्रबल क्षारी है। प्रबल क्षारी होने का मतलब है ये क्षार है, तो ये रंग कैसा होगा, गहरा नीला होगा। ठीक है। फिर ऐसे ही 1 मोल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे पेट वाला है, तो 1 से लेकर 2 के बीच में होता है, तो गहरा लाल होगा, और ये भी क्या होगा, प्रबल अम्लीय होगा। क्लियर है। तो ये जो पॉइंट था ये सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं आगे। आगे कह रहा है कि अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में उपस्थित H+ आयन और OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। तो जितना ज़्यादा H+ आयन होगा वो उतना ही ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, और जितना ज़्यादा OH- आयन होगा उतना ही ज़्यादा प्रबल वो क्षार होगा। ठीक है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल जैसे कि 1 मोलर विलयन लेते हैं तो विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाला यौगिक प्रबल अम्ल होगा, जबकि H+ आयन उत्पन्न करने वाला दुर्बल अम्ल होगा। देखो अगर मान लो हम समान कंसंट्रेशन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं और एसिटिक अम्ल लेते हैं, ठीक है, एसिटिक एसिड या फिर एसिटिक अम्ल लेते हैं, तो दोनों में जब उसका जलीय विलयन लेंगे तो वो H+ तो आयन देगा, तो जिसका ज़्यादा H+ आयन होगा वो प्रबल होगा, और जिसका कम H+ आयन होगा वो दुर्बल होगा। क्या होगा, दुर्बल होगा। तो दुर्बलता कम H+ आयन के कारण, प्रबल अधिक H+ आयन के कारण। तो उम्मीद करता हूँ कि दुर्बल और प्रबल अम्ल आपको समझ में आ गया होगा। सेम कॉन्सेप्ट हमको क्षार के लिए भी लेना है, यानी कि OH आयन जितना ज़्यादा होगा वो उतना प्रबल क्षार होगा, OH आयन जितना कम होगा उतना ही वो दुर्बल क्षार होगा। ठीक है। तो प्रबल अम्ल हेडिंग डाल के और दुर्बल अम्ल हेडिंग डाल के ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। कह रहा है कि जबकि H+ आयन उत्पन्न करने वाला दुर्बल
अम्ल होता है, जो कम कम H+ आयन देता है। क्या आप यह बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षार क्या होते हैं? तो अभी तो मैंने बताया कि जो OH आयन ज़्यादा पैदा करेगा वो प्रबल होगा और जो कम पैदा करेगा वो दुर्बल होगा। क्लियर है? अब देखो कह रहा है कि दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है। तो आपको हेडिंग डालना है अम्लीय वर्षा का, उसमें लिखना है। देखो, क्या पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं? बिल्कुल होते हैं भाई। हमारा जो शरीर है वो 7 से लेकर 7.8 pH परास के बीच में होता है, यानी कि थोड़ा सा ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसीलिए तो पसीना आप हल्का सा लेके अगर मुंह में डालते हो, हालांकि ये नहीं करना चाहिए आपको, तो देखना उसमें से हल्का सा नमक महसूस होता है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि 7 से 7.8 pH परास के बीच में कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH, यानी कि इस करीब करीब 7 से लेकर 7.8 के बीच के परास में, इसी को संकीर्ण कहते हैं, मतलब लगभग 7 के आसपास वाला, इसी में ही जीवित रह सकता है, वो चाहे अम्लीय हो या फिर क्षारीय हो। वर्षा का जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। मान लो बारिश हो रही है, उसको pH पे अगर रीडिंग करोगे 5.6 या फिर उससे अगर कम होता है तो ऐसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी अम्ल में बदल गया है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा क्या है? तो वर्षा का जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी का जल का pH मान भी क्या होता है? कम। pH के मान के कम होने का क्या मतलब है? ये अम्ल बन रहा है। और pH के मान का अधिक होने का क्या मतलब है? ये क्षारक बन रहे हैं। क्लियर है? तो pH मान कम हो जाता है जब ये नदी में मिलता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, मतलब उसमें के जो जलीय जीव होते हैं वो धीरे धीरे मर जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ। शुक्र यानी कि वीनस वायुमंडलीय सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है। जो हमारा शुक्र ग्रह है ना, वीनस जो ग्रह है, वो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है। कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पे जीवन संभव है? तो पहले तो ये जान लो, जो वीनस ग्रह है ना, उसका जो वायुमंडल का टेम्परेचर है वो लगभग 765 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है? और ऊपर से जो दबाव लगता है, जो हमारा वायुमंडलीय दबाव होता है, उसको A1 ATM कहते हैं। और हमारे से करीब करीब 72 गुना ज़्यादा वहाँ दबाव लगता है। यानी कि अगर आप ऐसे खड़े हो तो ये आपका हाथ पचक जाएगा ऐसे, इतना ज़्यादा टेम्परेचर का वहाँ दबाव है, सॉरी इन्वायरमेंट का दबाव है, यानी ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है आपके ऊपर, आप जीवित ही नहीं बचोगे। तो इसलिए वहाँ हमने इसके पहले तक देखा था pH जो टॉपिक था उसको हमने कवर किया था, और आज हम देखेंगे बगीचे की pH वैल्यू क्या होती है। बट देखो, इस एक्टिविटी को आपको खुद करना है। ऐसा इसलिए कि अगर मैं यहाँ एक्टिविटी बता भी दूँगा तो वो मेरे बगीचे का होगा, आपके बगीचे का तब पता चलेगा आपको जब आप इस एक्सपेरिमेंट को खुद करके बताओगे। ठीक है, कैसे निकालना है? तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी यौगिक का pH वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब चलो अगला जो पॉइंट्स है हमारे पाचन तंत्र का pH, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमको एंटासिड या फिर हम ऐसे कह लें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये जो पॉइंट्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बनता है? अगर किसी व्यक्ति में के पेट की अम्लता अगर बढ़ जाती है तो उसको दूर करने के लिए किस तरह का उपचार करना चाहिए? जैसे कि हमने चैप्टर जब शुरू किया था तो स्टार्टिंग में ऐसे स्टेटमेंट से शुरुआत किया था। ठीक है, तो देखो कह रहा है जो हमारा उदर होता है, जो एब्डोमिनल होता है हमारा, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि HCl होता है। ठीक है, ये उत्पन्न करता है, ये खुद से हमारे बॉडी के अंदर पैदा होता है। तभी तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें बैक्टीरिया वगैरह होता है, तो वो उसमें जाके मर जाते हैं, ताकि हमारा इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो ज़्यादा डैमेज ना हो पाए। ठीक है, कह रहा है कि यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अगर ये HCl नहीं होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता, तो जो हमारा भोजन पचता है वो पच नहीं पाता है। पचने में हो सकते थे 30 दिन या 50 दिन भी लग सकता था भोजन को पचने में। तो ये क्या करता है? भोजन को पचाने में हमारी हेल्प करता है। फिर कह रहा है कि अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। अब मान लो जैसे हम खाना खा रहे हैं, तो हम जो खाना खाते हैं उसमें भी तो अम्ल होता है, और पेट में HCl पहले से पैदा हो रहा है, तो ये क्या करता है? हमारे उदर की अम्लीयता को बढ़ा देता है। उस स्थिति में लगता है कि हमें अपच हो रहा है, हमें वोमिटिंग वगैरह हो सकती है। ठीक है, जिसके कारण से उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जैसे कि आप लोग पेट दर्द की शिकायत करते हो ना, ये वही कारण है। फिर कह रहा है कि इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर अम्ल है, अम्ल को ख़त्म करना है तो क्या मिलाना पड़ेगा? क्षारक मिलाना पड़ेगा, और उस क्षारक को हम क्या कहते हैं? एंटासिड कहते हैं। ठीक है,
इस अध्याय के प्रारंभ में ही उपचार के बारे में आपने अवश्य सुझाया होगा, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर कह रहा है कि एंटासिड अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन करता है। तो जो एंटासिड होता है वो अम्ल की जो मात्रा बढ़ गई है ना हमारे पेट में, उसको ये क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है, यानी कि उदासीन न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। उसके लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। और ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है ना, ये क्षार तो है बट ये दुर्बल वाला क्षार है, यानी कि जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको उदासीन करने के लिए हम दुर्बल क्षार का प्रयोग करते हैं। और ये दुर्बल क्षार कुछ और नहीं है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम साधारणतः मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय, जो बच्चे, छोटे बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा कि उनका दांत जो होता है वो सड़ जाता है, छड़ हो जाता है उसका। ऐसा किस लिए होता है? तो देखो, जो हमारे मुंह का जो pH होता है ना, वो 5.5 से अगर कम होता है तो जो हमारे दांत होते हैं ना, उसका क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जो दांतों का इनेमल होता है, जिसको हम दंत वल्क कहते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उसको दांत इनेमल कहते हैं, वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी इपेटाइट से मिलकर बना होता है, जिसको हम कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। और ये कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। ठीक है, तो दांत का इनेमल किससे बना है, ये आपको याद रखना है, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट कहते हैं। हाइड्रोक्सी एपिटाइट इसका नाम है, ये नाम आपको याद रखना है, इसी से बना होता है। जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, हमारे शरीर में जितने भी पार्ट है ना, जिन पदार्थों से मिलकर बना है, उनमें से ये सबसे कठोर पदार्थ है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, हमारे शरीर का अंग जो है वो सबसे कठोर होता है। तो दांत का इनेमल अगर दिया है तो ये ऑप्शन लगा दोगे। ठीक है, कह रहा है कि ये जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के जो pH है उसका मान अगर 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित होने लगता है। तो यानी कि मुंह की अम्लीयता जब बढ़ेगी ना, तब ये क्या होगा, धीरे धीरे इसका क्षरण होना शुरू कर देगा, ये झड़ना शुरू हो जाएगा। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। तो जो हम भोजन मुंह में लेते हैं उसमें शर्करा और खाद्य पदार्थ का निम्नीकरण करते हैं, कौन, मुंह में होने वाले बैक्टीरिया, जिससे क्या होता है, मुंह में अम्ल उत्पन्न होता है। और ये अम्ल जैसे ही 5.5 से कम होना शुरू करता है तो ये हमारे दांतों का क्या करना शुरू करते हैं, संक्षारण शुरू करते हैं। कह रहा है कि भोजन के बाद मुँह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है, यानी कि खाने के बाद इसीलिए कहा जाता है कि ब्रश कर लो। ठीक है, रात में सोने के टाइम में खाने के बाद ब्रश कर लो। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करने से अम्ल की जो अधिक मात्रा है उसको उदासीन किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, अगर अम्लीयता बढ़ रही है तो उसको कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कोई क्षारीय मंजन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, परिणाम स्वरूप दंत के क्षय को रोका जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। अच्छा, कुछ पौधे भी होते हैं, ठीक है, कुछ पशु या पौधे होते हैं जो अम्ल पैदा करते हैं या फिर क्षार पैदा करते हैं, और वो हमारे शरीर में टच होने पे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हार्मफुल पहुंचा सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि रिएक्शन हो गया है या फिर कोई बाहर से कीड़ा रेंग गया है, तो ऐसी चीज़ें हमारे अगर बॉडी पे पड़ती हैं तो वो हमारे स्किन को डैमेज कर सकती हैं। तो वो कैसे उससे बचा जाए, यही बातें हो रही है। कह रहा है कि क्या आपको कभी मधुमक्खी ने डंक मारा है? अब चूंकि मधुमक्खी ने डंक मारा है तो आप देखो जलन महसूस होगी, वो जलन कुछ और नहीं होती, वो अम्ल के कारण होती है। कह रहा है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जैसे ही डंक मारता है तो हमें जलन और दर्द दोनों महसूस होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारकों के उपयोग से आराम मिलता है। अब देखो, जैसे डंक मारा, अम्लीयता बढ़ गई, आपके स्किन में उस पार्ट में अम्लीयता बढ़ गई। अब अम्लीयता को दूर करने के लिए क्षार का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दुर्बल क्षार, वो भी कौन सा क्षार, बेकिंग सोडा वाला क्षार। क्लियर है, इससे आपको आराम मिलता है। अच्छा, नेटल क्या है? नेटल एक तरह का पौधा है। कह रहे इसमें डंक होता है कि डंक वाले जो बाल होते हैं उसमें मेथेनाइक अम्ल होता है, और वो मेथेनाइक अम्ल जैसे हमारे शरीर के टच में आते हैं वो हमारे शरीर के अंदर आ जाता है। यानी कि नेटल के डंक वाले बाल मेथेनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। कह रहा है कि प्राकृतिक उदासीनीकरण के विकल्प देती है। नेटल एक शाकीय पौधा है जो जंगलों में उपजता है।
इसके पत्ते में डंकनुमा बाल होते हैं। देखो ये जो पत्ता है ना, इसमें डंकनुमा बाल होते हैं। जैसे आप लोग गुलाब के पौधे आपने टच किया होगा, उसमें हल्का फुल्का वो चुभता है, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मेथेनॉइक अम्ल, याद रखना है कि जो नेटल का पौधा होता है उससे कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, वो मेथेनॉइक अम्ल होता है। उसका स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डांक पौधा, ध्यान देना है, डंक वाले स्थान पर किसका यूज़ करना है, डांक पौधा की पत्ती को रगड़कर उपचार किया जाता है। ये अधिकतर नेटल के आसपास ही पैदा होता है। अब देखो जहाँ ये नेटल पौधा होगा ना, इसी के आसपास में एक डंक नामक पौधा डांक नामक पौधा उत्पन्न होगा, और ये डांक वाले पौधे को जब हम रगड़ के इस नेटल का जो डंक जहाँ लगा रहेगा वहाँ लगा देंगे तो हमें आराम होगा। यानी कि जो डांक का पौधा होता है ना, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। क्लियर है? ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डाक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, अगर नेटल का पौधा अम्ल पैदा करता है, मेथेनॉइक अम्ल पैदा करता है, तो जो डाक का पौधा है, डाक का पौधा ये कैसा होगा, इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। ठीक है, यानी कि ये क्षार वाला होगा। आप अब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से अगर नेटल पौधा छू जाने पर आपको क्या करना होगा। क्या आप ऐसी ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी होते हैं? जी हाँ, अगर मुझे मधुमक्खी मारता है तो मैं क्या करता हूँ, चूना लगाता हूँ। ठीक है, चूना जो है उसके जलन के प्रभाव को कम कर देता है, लेकिन जो वो सूजन जो हो जाती है उससे बचने के लिए पेट्रोल लगाना चाहिए ताकि वो सूजन भी कम हो सके। अब ये मेरा मानना है, मुझे कई बार ऐसा हुआ है तो मैंने ऐसा किया है, मुझे रिलीफ मिला है। हालाँकि जो चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए वो थोड़ा सा आराम पहुँचाता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं, जैसे प्राकृतिक स्रोत में अगर हम एसिटिक अम्ल की बात करें तो सिरका से मिलता है, सिट्रिक अम्ल की बात करें तो संतरा से मिलता है, और सिट्रिक अम्ल ही हमको नींबू से भी मिलता है। ठीक है, तो सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा दोनों से मिलता है। फिर टार्ट्रिक अम्ल इमली से मिलता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर से मिलता है। आगे देखेंगे मेथेनॉइक अम्ल, नेटल का डंक, जो हमने अभी नेटल का डंक देखा ना, उससे मेथेनॉइक अम्ल मिलता है, और मेथेनॉइक अम्ल ही चींटी के डंक में भी मिलता है। ठीक है, और लैक्टिक अम्ल जो है, वो जो खट्टा दूध होता है या दूध फट जाता है या फिर जो दही होता है उसमें हमको क्या मिलता है, लैक्टिक अम्ल मिलता है। तो ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, और ये ऐसे ही याद करना पड़ेगा। जैसे आप दूध देखो तो फटा हुआ दूध कहो तो इसमें कहो लैक्टिक एसिड है, टमाटर देखो ऑक्जेलिक एसिड है, ऐसे ही इमली देखो टार्ट्रिक एसिड है, फिर संतरा देखो तो सिट्रिक एसिड, या नींबू देखो तो बोलो सिट्रिक एसिड है। ये नाम आपको जल्दी याद हो जाएगा, रटोगे तो जल्दी याद नहीं होगा। प्रश्न है, इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो भी टॉपिक आएंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न है, और इन प्रश्नों को मैं उठाकर डायरेक्ट यहाँ आंसर के साथ लाया हूँ। तो बारी बारी से इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखते हैं। देखो क्वेश्चन पूछा है, आपके पास 2 विलयन ए एवं बी है। विलयन ए के पीएच का मान 6 है एवं विलयन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन सा अम्लीय तथा कौन सा क्षारीय? अब देखो यहाँ 2 विलयन अलग अलग ए और बी दिए गए हैं जिनका पीएच मान अलग अलग दिया गया है। अब आपको ये तो पता है कि अगर पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है, और 7 से अधिक होने पे वो क्षारीय प्रकृति का होता है। और हमने ये भी बताया था, अम्ल वही होता है जिसके पास H+ आयन विलयन में होते हैं, और क्षारीय तब होता है जिसके पास OH- आयन होते हैं। तो अम्लीय के लिए H+ ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ कह रहा है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी? तो जाहिर सी बात है, जिसका पीएच मान 6 से कम होगा उसमें ही तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि जो विलयन ए है उसके पास हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी, और ये किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम है। अच्छा, दूसरा विलयन बी है, ये क्षारीय प्रकृति का होगा क्योंकि इसके पास OH आयन होंगे और इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा है, तो इसीलिए ये क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, तो हमने इस प्रश्न का सारा उत्तर दे दिया है। यहाँ पूछा है ना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस में होगी, ये भी हमने बता दिया, और कौन अम्लीय होगा कौन क्षारीय होगा ये भी बता दिया। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी गई हैं। नंबर 2, H+ आयन, ये एक्वस फॉर्मेट में है। आयंस की सांद्रता का विलयन, एक्वस कहने का मतलब है इसका जलीय रूप। ठीक है, सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जाहिर सी बात है, अगर किसी भी विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो उसकी प्रकृति कैसी होती जाती है? वो अम्लीय होती जाता है, यानी कि वो नीले लिटमस को क्या कर देगा? वो लाल कर देगा।
ठीक है। तो यहाँ पढ़ भी लेते हैं। यहाँ देखो H+ आयन की सांद्रता और विलयन की प्रकृति। कह रहा है कि pH कम होने का अर्थ है कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि 7 से कम वाले अम्लीय होते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये pH स्केल ही तो है, तो pH स्केल पे कम होने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, और जो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगा उसमें H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी। तो pH की प्रकृति कम होने पर H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। इसलिए विलयन A में H+ आयन की सांद्रता अधिक होगी। कह रहा है कि अम्लीय विलयन H+ आयन अधिक होते हैं, जिससे कि इसका गुण अम्लीय होता है। और जो क्षारीय विलयन होते हैं उसमें H+ आयन होते हैं, लेकिन हाइड्रोक्साइड की मात्रा में H+ आयन कम होते हैं और OH- आयन अधिक होते हैं, इसीलिए ये क्षारीय बनाते हैं। तो हालांकि H+ आयन कह रहा है कि आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जितना ज़्यादा विलयन में H+ आयन होगा वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा, और जितना कम H+ आयन होगा वो क्षारीय प्रकृति की ओर बढ़ेगा, यानी कि वो pH स्केल में ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों होते हैं? अच्छा, अभी हमने बताया कि जो भी क्षारकीय विलयन होते हैं उसमें OH आयन ज़्यादा होता है। ध्यान देना, OH आयन ज़्यादा होता है, ये कहीं नहीं लिखा गया है कि उसमें H+ आयन नहीं होता। H+ आयन होता है और OH आयन भी होता है। क्षारीय होने का एक ही कारण है कि OH आयनों की अधिकता होती है और H+ आयन जो होते हैं वो उसमें कम होते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, लेकिन OH के कंपैरिजन में कम होते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। क्यों? क्योंकि OH जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो ये आंसर 3 का हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि कोई किसान खेती की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, अब ये देखो ये नाम याद रखना है, बिना बुझा हुआ चूना ये जनरल नाम है, साधारण नाम है, और कैल्शियम ऑक्साइड ये उसका रासायनिक नाम है। कैल्शियम ऑक्साइड को CaO कहते हैं। तो बिना बुझा हुआ चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ये आपको नाम याद रखना है। तो जहाँ भी कैल्शियम ऑक्साइड की बात करेगा बुझा हुआ चूना होगा, या बुझा हुआ चूना की बात करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ये नाम आपको याद रहेगा तो आगे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। फिर कह रहा है कि बुझा हुआ चूना। अब देखो, एक था बिना बुझा हुआ चूना, अब बात हो रही है बुझा हुआ चूना की। तो बुझा हुआ चूना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, यहाँ सिर्फ ऑक्साइड था, यहाँ हाइड्रोक्साइड हो जाएगा OH। ठीक है, फिर इसी को हम चॉक कहते हैं, या फिर हम चाक के लिए अलग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, तो चाक कैल्शियम कार्बोनेट, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड। ये नाम आपको याद रखना चाहिए। तो कह रहा है कि किसान मृदा की किस परिस्थिति में इन सभी चीज़ों का वो इस्तेमाल करता है। तो एक चीज़ याद रखो, CaO ऑक्साइड है, ठीक है, क्षारीय प्रकृति। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्षारीय प्रकृति। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी एक तरीके से क्षारीय प्रकृति में ही माना जाएगा। तो ये सभी क्षारीय हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने खेत में प्रयोग कर रहा है, तो खेत की अम्लता बढ़ेगी तभी तो ये क्षारीय प्रकृति वाला प्रयोग होगा। तो किसान उस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल करता है जब उसके मृदा का pH मान 7 से क्या होने लगे, कम होने लगे। 7 से कम होने का मतलब है उसका खेत जो है, उसकी मृदा अम्लीय प्रकृति का होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब देखो अम्लीय मृदा का क्या मतलब है। कह रहा है कि अगर मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसमें पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता कम होती जाती है और फसल की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चूना का उपयोग, कह रहा है कि चूना चाहे वो कैल्शियम ऑक्साइड हो या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों को हम जनरल नाम में चूना कह सकते हैं, क्योंकि बिना बुझा हुआ चूना या फिर चूना, तीनों नाम इस्तेमाल करते हैं। मृदा में डाला जाता है तो वो अम्लीयता को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, चूना मृदा के pH को बढ़ाता है, जिससे मृदा कम अम्लीय या फिर हल्का क्षारीय हो जाता है। तो pH के मान के बढ़ने का क्या मतलब, OH- की तरफ बढ़ रहा है, और OH- बढ़ने का मतलब है कि वो क्षारीय प्रकृति का हो रहा है। सॉरी, फ़ायदा क्या होगा, मृदा की उर्वरता बढ़ेगी और पौधा में पोषक जो कमी हुई थी उसकी अधिकता बरकरार रहेगी। ठीक है, अब जब बरकरार रहेगी तो फसल के उत्पादन में भी क्या होगा, सुधार होगा। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए, जैसे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, फिर कह रहा है कि उन अम्ल या क्षार की पहचान कीजिए जिसमें उपरोक्त में लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर कह रहा है कि
समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार कहा जाता है, जैसे कि NaCl एवं Na2SO4 सोडियम लवण के परिवार का है। इसी प्रकार NaCl तथा KCl क्लोराइड लवण के परिवार का है। इस क्रियाकलाप में दिए गए लवणों में आप कितने परिवार की पहचान कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा। बेसिकली यहाँ जो है ना, इसका कह रहा है कि रासायनिक सूत्र लिखिए, तो उसको मैंने यहाँ साइड में कर दिया। पोटेशियम सल्फेट है ना, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, इसको कहते हैं K2SO4। फिर अगला है हमारा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को कहते हैं Na2SO4। फिर अगला है कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट को कहते हैं CaSO4। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, इसको कहते हैं MgSO4। और नेक्स्ट है उसके बाद कॉपर सल्फेट, इसको कहते हैं CuSO4। अगला है सोडियम क्लोराइड, ये तो आपको पता ही होगा, इसको कहते हैं NaCl। यहाँ मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, NaCl। अगला है सोडियम नाइट्रेट, इसको कहते हैं NaNO3। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। फिर अगला है अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl। तो ये नाम आपको याद रखना चाहिए। देखो ये नाम याद कैसे हुआ है, बार बार प्रैक्टिस करने से। लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें जल्दी याद होंगी और लंबे टाइम तक याद रहेंगी, ठीक है। और ये मुझे भी इसीलिए याद हुआ क्योंकि मैंने भी बहुत सारा प्रैक्टिस किया था लिख लिख के। अब देखो कह रहा है अम्ल एवं क्षार की पहचान कैसे करोगे? तो कह रहा है कि दिए गए लवण में जो सल्फेट और क्लोराइड हैं वे अम्लीय होते हैं। सल्फेट और क्लोराइड, ध्यान देना है, सल्फेट और क्लोराइड हैं वे अम्लीय होते हैं क्योंकि सामान्यतः मजबूत अम्लों से ये प्राप्त होते हैं, ठीक है। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, मजबूत अम्ल हैं, या फिर हाँ मजबूत ही कहेंगे या प्रबल भी कह सकते हैं आप, उसी से ये सल्फेट और क्लोराइड प्राप्त होते हैं, इसलिए इसकी इनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। फिर कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट जो होते हैं, जितने भी कार्बोनेट वाले होते हैं वो क्षारीय लवण हैं क्योंकि ये कमज़ोर अम्ल कार्बोनिक एसिड से प्राप्त होते हैं। तो याद रखना है, जो कार्बोनेट वाले होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड जो कि कमज़ोर वाले होते हैं उससे मिलते हैं, और सल्फेट और क्लोराइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं क्योंकि ये सामान्यतः मजबूत अम्ल से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगला है परिवारों की पहचान कैसे करेंगे। देखो कह रहा है कि समान धनायन या ऋणायन वाले लवण एक ही परिवार के माने जाते हैं, जैसे हमारा NaCl है या फिर सोडियम सल्फेट है। तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट कह रहा है कि एक ही परिवार के हैं क्योंकि दोनों में Na प्लस आयन होते हैं, इसीलिए ये दोनों क्या हैं? एक ही परिवार के हैं, ठीक है। और NaCl और KCl यानी कि सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, ये दोनों क्लोराइड परिवार के हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में Cl माइनस होगा, इसीलिए दोनों भी क्या हैं? क्लोराइड परिवार के हैं, जो कि लवण वाले कैटेगरी में आएंगे। फिर कह रहा है कि अच्छा ये सेम चीज़ आगे लिखा हुआ है, यहाँ Cl आप माइनस कर सकते हैं क्योंकि दोनों में Cl माइनस है, ठीक है। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ Cl माइनस है और यहाँ पे लिख देता हूँ Na प्लस है, ठीक। फिर कह रहा है कि इसी प्रकार आप सूची में कम से कम 4 अलग परिवारों की पहचान कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सोडियम वाले परिवार, पोटेशियम वाले परिवार, सल्फेट वाले परिवार और क्लोराइड वाले परिवार। तो ये अलग अलग कैटेगरी है परिवारों की। हालांकि जो हमारा क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं लवण का pH। तो pH जो हमारा पेपर होता है उसी से हम किसी भी अम्ल, क्षार या फिर लवण का pH मान ज्ञात कर सकते हैं। ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यही क्रियाकलाप जो 2.14 था ये हमने ऊपर यहाँ पे देख लिया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा ये शायद क्वेश्चन अलग है क्या? कह रहा है कि कुछ लवणों के नमूने एकत्रित करिए। ये तो खैर ये तो लैब की चीज़ें हैं, लैब में से आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। आप टीचर की भी मदद ले सकते हैं। कह रहा है कि जल में इनकी विलेयता की जाँच करिए केवल आश्रित जल का उपयोग करके। फिर लिटमस पर इन विलयनों की क्रिया की जांच करिए। पीएच पेपर का उपयोग करके इनके पीएच का मान भी बताइए। कौन से लवण अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन है। फिर लवण बनाने में उपयोग होने वाले अम्ल या क्षार की पहचान करिए, ठीक है। तो इसका उपयोग हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो तो ये आपको याद रखना, ये जितने भी नाम थे ना इसी के आधार पे हमको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ देखो कह रहा है कि लिटमस पेपर का उपयोग करके कहा है, कह रहा है कि नीले विलयन की जांच। लिटमस पेपर का उपयोग करके प्रश्नों के उत्तर हम कैसे देंगे। कह रहा है कि नीले लिटमस पेपर को सभी विलयन में डालें। अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो गया तो वह विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा, ठीक है। अच्छा लाल लिटमस पेपर
कर सभी विलयनों को एक एक करके बारी बारी से चेक करेंगे। अगर लाल लिटमस पेपर नीला हो गया तो वो कैसा होगा, वो क्षारीय प्रकृति का होगा। ये तो आपको पता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यदि लिटमस पेपर का रंग नहीं बदला तो वो कौन सा होता है, वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो पीएच के बारे में शुरुआती आपको ज्ञान दिया जाता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि पीएच पेपर का उपयोग, तो जाहिर सी बात है कि सभी विलयनों को पीएच पेपर में बारी बारी से डुबोएंगे। जो कलर देगा उसी के आधार पे हम कभी वैल्यू को 7 से कम रखते हैं, कभी 7 से ज़्यादा रखते हैं और कभी 7 रखते हैं। तो 7 से कम वाले अम्लीय होते हैं, 7 से ज़्यादा वाले क्षारीय होते हैं और 7 वाले उदासीन होते हैं। ये तो सभी को पता है, ठीक है। अब जब ऊपर दिए गए जो विलयन थे, ऊपर जो हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे जो हमने विलयन देखा है, इन विलयनों को अगर बारी बारी से हम लिटमस पेपर पे परीक्षण करेंगे तो क्या मिलेगा। तो अम्लीय लवण वाले कौन से होंगे, अम्लीय प्रकृति के जो लवण होंगे उनमें आएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये अम्लीय होगा। फिर जिंक सल्फेट ZnSO4, ये भी अम्लीय होगा। फिर कॉपर सल्फेट CuSO4, ये भी अम्लीय होगा। हमने अभी ऊपर बताया कि क्लोराइड परिवार और सल्फेट परिवार किस कैटेगरी में आते हैं, अम्लीय कैटेगरी के आते हैं। तो आप वहाँ से भी पहचान विदाउट टेस्टिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से टेस्टिंग हो चुकी है, लैब में बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसकी टेस्टिंग कर दिया है। तो ये आपको याद रखना है कि क्लोराइड और सल्फेट वाले परिवार जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के, तो बेसिक ये इन्फॉर्मेशन है। फिर क्षारीय लवण की अगर बात करें तो हमने सोडियम, ठीक है, और कार्बोनेट, ये हमने बताया था, ये दोनों जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा भी है सोडियम एसीटेट CH3COON। ये देखो, ये जो साधारण नाम है ना, उसका केमिकल फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसमें भी कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट, ये भी क्षारीय प्रकृति का है। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। हाइड्रोजन की जगह आप बाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हाइड्रोजन बोलो या तो बाई बोलो, इसको बोल सकते हो आप हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हो, NaHCO3, ये भी कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का। ये चीज़ क्लियर है। अब उदासीन वाला देख सकते हैं। तो उदासीन में देखो, यहाँ सोडियम भी है। सोडियम कैसा होता था, सोडियम हमारा क्षारीय प्रकृति का होता था। क्लोरीन कैसा होता था, अम्लीय होता था। अब यहाँ दोनों में है, तो जाहिर सी बात है दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल यानी कि उदासीन हो जाएंगे। यहाँ भी पोटेशियम का परिवार हमने बताया था कि जो पोटेशियम का परिवार होता है वो आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। और यहाँ पे NO3 नाइट्रेट भी है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, ठीक है। तो पोटेशियम नाइट्रेट भी हमारा उदासीन होता है और सोडियम क्लोराइड भी क्या होता है, उदासीन। ये नाम आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। कहता है कि लवण बनाने वाले अम्ल और क्षारकों की पहचान, जो आपका आखिरी प्रश्न था यहाँ पे, लवण बनाने के लिए उपयोग होने वाले अम्ल या क्षार की पहचान करिए। इसका उत्तर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, हमने बताया है क्लोराइड सल्फेट, ये क्या बताते हैं, ये आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर इस अम्ल को हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनाएगा, ये हमारा लवण बनाएगा। यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है किससे बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से मिलके बनता है। जब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। फिर कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फेट और जिंक हाइड्रोक्साइड, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ से हमारा जिंक और यहाँ से सल्फेट मिलके जिंक सल्फेट बना लेगा। ये भी हमारा क्या बन गया, लवण बन गया। फिर हाइड्रोजन सल्फेट को कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो यहाँ से कॉपर सल्फेट के साथ मिलके कॉपर सल्फेट बना लेगा। ये भी क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। फिर यहाँ पे CH3COOH, जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो ये सोडियम जो है वो एसीटेट के साथ मिलके सोडियम एसीटेट बना लेगा। क्लियर है। फिर ऐसे ही हमारा कार्बोनिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें से भी सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलके सोडियम कार्बोनेट बना लेगा। और यहाँ भी जो कार्बोनिक एसिड है या फिर जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सिंपली इसको बाई भी कहते हैं, या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट बना लेगा। फिर ऐसे ही HCl है और NaOH है, तो यहाँ से NaCl के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड बना लेगा, यानी कि NaCl बना लेगा। ऐसे ही हमारा नाइट्रेट है, नाइट्रिक एसिड है HNO3, और यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें से जो हमारा पोटेशियम है वो नाइट्रेट के साथ मिलके पोटेशियम नाइट्रेट बना लेगा, KNO3 बना लेगा। ये कैसा हो जाएगा, ये उदासीन प्रकृति का हो जाएगा। तो ये था हमारा वो पूरा अभिक्रिया जिससे हम लवण बना सकते हैं, और वो अम्ल और क्षारों की पहचान यहाँ पे दिया गया। ये पूरे के पूरे अम्ल थे और ये पूरे के पूरे क्षार। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, और इसका नोट्स बना लेना बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि साधारण नमक, रसायनों का कच्चा पदार्थ। अब देखो, जितने भी हम साधारण नमक देखते हैं ना, जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उसका प्रयोग हम बहुत सारे अन्य पदार्थ भी बनाने का करते हैं, जो हम दैनिक जीवन में दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, ठीक है,
फिर वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, ये सभी का हम बना सकते हैं किससे, अपने साधारण नमक से जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। तो एक तरीके से सोडियम क्लोराइड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना इन सभी चीज़ों को बनाने में, इसलिए सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक को क्या बोलेंगे, कच्चा पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि कच्चा पदार्थ के रूप में सोडियम साधारण नमक या फिर सोडियम क्लोराइड का उपयोग कैसे किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाने में, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड यहाँ जो हमने बनाया है ना, उसी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सोडियम हाइड्रॉक्साइड, यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड, ध्यान देना है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाना है तो सोडियम क्लोराइड ले लो, उसका जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करो। अब देखो, इसमें आपको हेडिंग डालना है, इसमें पढ़ना क्या है, क्लोर क्षार प्रक्रिया या फिर सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाने की विधि। ये दोनों तरीके से प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछ सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे पहले अरेंजमेंट समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगाया गया है, एक को हम कैथोड कहते हैं, सॉरी एनोड कहते हैं, और दूसरे को कैथोड कहते हैं। एनोड वाला हमेशा याद रखिएगा ये पॉजिटिव होता है, कैथोड वाला हमेशा निगेटिव होता है। जैसे बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं ना, प्लस माइनस, तो वही प्लस वाले को एनोड कहते हैं और माइनस वाले को हमेशा कैथोड कहते हैं। अब देखो, इसमें से हमने नमक का घोल डाला, नमक होता है NaCl। अब जैसे ही घोल इसमें पड़ा और इलेक्ट्रिसिटी, इसको बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, जैसे ही इसको बैटरी, ये बैटरी का सिंबल है, ये प्लस और माइनस ना, ये बैटरी का सिंबल है। जैसे इसको कनेक्ट किया, ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। अब देखो, चूंकि एनोड प्लस है तो इसके पास कौन आएगा, Cl माइनस वाला नेचर का आएगा, तो इसके पास आके इकट्ठा हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो है वो हमारा Cl माइनस यानी कि क्लोरीन आयन या क्लोराइड आयन आएगा। फिर जो Na प्लस है ना, वो चला जाएगा हमारा कैथोड के पास, यानी कि यहाँ हो जाएगा Na प्लस यानी कि सोडियम आयन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये क्लोरीन मिलके क्लोरीन गैस बना लेता है, और जो इसमें वाटर होगा ना, वाटर भी डिज़ोल्व हो जाएगा, तो वाटर H+ आयन बनेगा, वही बाद में गैस के रूप में H2O के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब देखो, इसका उपयोग ईंधन के रूप में या फिर मार्गरीन या फिर खाद्य में जो अमोनिया बनाते हैं उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से Cl2 गैस निकल जाता है। अब देखो, जल की स्वच्छता करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विमिंग पूल की सफाई करने के लिए, या फिर जो हमारा PVC होता है या फिर रोगाणुनाशक होता है, या फिर CFC होता है कीटनाशक के रूप में भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अब वही नमक का घोल जो है वो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रॉक्साइड के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या बनाया, यहाँ से हमने सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाया, यहाँ पे आपको वो विलयन मिल जाएगा। क्लियर है, और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा बीच में से। तो देखो, तो जैसे ही सोडियम क्लोराइड में हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इसमें से सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें जो पदार्थ निर्माण होता है वो क्लोरीन होता है जिसको हम क्लोर कहते हैं, और सोडियम हाइड्रॉक्साइड होता है जिसको हम क्षार कहते हैं, NaOH। तो हमने किया क्या है, NaCl में NaCl को विलयन में डाला है ना, उसमें विद्युत प्रवाहित किया है। तो ये Na जो है वो यहाँ से OH के साथ मिलके NaOH बना लेगा, और यहाँ का जो Cl है वो गैस के रूप में निकल जाएगी, और यहाँ का हाइड्रोजन है वो भी गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो मिल जाएगा हमको NaOH का विलयन। ठीक है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। कह रहा है कि क्लोरीन गैस एनोड पे, ये जो हमने बताया है ना वही चीज़ें लिखा गया है, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड का विलयन का निर्माण होता है। देखो, ये कैथोड है ना, यहीं पे सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन का निर्माण होता है, और यहीं से इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण बनाने की प्रक्रिया, यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, या फिर क्लोरीन का निर्माण कैसे होता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। देखो, हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड का विलयन लिया था, लवणीय विलयन लिया था, इसमें विद्युत प्रवाहित किया था, तो हमको क्या मिला है, क्लोरीन गैस भी मिला है, हाइड्रोजन गैस भी मिला है, और सोडियम हाइड्रॉक्साइड मिला है। इसी क्लोरीन को क्या करना है, इसी क्लोरीन वाला जो गैस है इसको हमको विरंजक चूर्ण के निर्माण में प्रयोग करना है। ठीक है, कैसे प्रयोग करना है, इसको हमको बुझा हुआ चूना के साथ लेना है, शुष्क, ध्यान देना, ये शुष्क वाला लेना है। तो बुझा हुआ चूना को हमने कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बताया था, ये शुष्क वाला कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ इसी क्लोरीन गैस को मिक्स कर देते हैं। तो और इस प्रक्रिया के थ्रू हमारा जो विरंजक चूर्ण है वो बन जाता है। इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं, विरंजक चूर्ण। कैल्शियम
ऑक्सीजन क्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी इसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो क्लोरीन गैस जैसे ही बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, विरंजक चूड़ का निर्माण होता है CaOCl2। और उसके लिए ये रासायनिक अभिक्रिया है, क्या बोलेंगे, CaOH कटवाइस प्लस Cl एरो के साथ CaOCl2 और प्लस में बनता है H2O। तो ये हमारा था विरंजक चूड़। विरंजक चूड़ का उपयोग कहाँ करते हैं, तो कह रहा है कि वस्त्र उद्योग में सूती या फिर नीलन के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के जो विरंजन होते हैं उसके लिए हम इसका विरंजक चूड़ का इस्तेमाल करते हैं। फिर रासायनिक उद्योगों में उपचार के लिए एवं पीने वाले जल को रोगाणु से मुक्त करने के लिए भी हम विरंजक चूड़ का इस्तेमाल करते थे। ये तो विरंजक चूड़ का वो हमारा उपयोग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है बेकिंग सोडा। देखो, बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट एवं खस्ता पकौड़ा बनाने के लिए किया जाता है। तभी तो हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा लेके आओ, पकौड़ी बनाना है। अब देखो, कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्र पकाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब लेप लगा कर उसको छाना जाता है तो ईजिली जल्दी से पक जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सिंपली सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। तो याद नाम रख लीजिएगा, NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हो या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट का हो, ये नाम आपको याद रखना। इसी को क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं, तो हमने NaCl सोडियम क्लोराइड ले लिया, उसको विलयन में डाला, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ ही साथ उसमें अमोनिया मिला दिया। जब इन सभी को मिलाएंगे तो यहाँ से अमोनिया जो है वो क्लोरीन के साथ मिलकर अमोनियम क्लोराइड बना लेगा और बाकी का सोडियम जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा। तो यहीं से हमको मिल जाता है हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH का मान जांच कीजिए, क्या आप इसके साथ सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं। क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है। यह दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण है। तो इसका उत्तर जो है वो यहाँ पे हमने रखा है। यहाँ हमने रखा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, इसका pH मान जो होता है वो 8.3 होता है। तो 7 से जस्ट ऊपर ही है ना 8.3। तो 8.3 होने के कारण इसको एक दुर्बल क्षारकीय पदार्थ कहते हैं। दुर्बल या फिर कमज़ोर भी कह सकते हैं। तो यहाँ कमज़ोर ना इस्तेमाल करके आप दुर्बल इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, अब चूंकि ये दुर्बल है तो जाहिर सी बात है अगर इसको हम अम्ल के साथ मिलाएंगे तो ये धीरे धीरे उस अम्ल को क्या करना शुरू कर देगा, न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा, उदासीन करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें H+ आयन के साथ प्रक्रिया करके CO2 गैस और वाटर यानी कि जल का निर्माण करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। जो हमारा बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा को जब हम बनाते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको जब गर्म कर लोगे तो यहाँ से CO2 गैस निकलेगा प्लस वाटर निकलेगा और हमारा वापस से सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, खाना पकाते समय जब इसको गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट हमको वापस से मिल जाता है। किससे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है प्लस वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से बाहर निकल जाती है। क्लियर है। अब देखो बेकिंग सोडा का उपयोग, तो बेकिंग पाउडर बनाने में पहला, फिर है कि बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का ये मिश्रण है। यानी कि अगर इनको मिला दिया जाएगा तो एक मंद खाद्य का मिश्रण हो जाएगा जो बेसिकली अचार के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, तो अभी हमने बेकिंग पाउडर को गर्म किया तो क्या क्या बना था, जल। ठीक है, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया था। ठीक है, उसके लिए अभिक्रिया लिख सकते हो यहाँ पे NaHCO3, उसको हमने जल में मिलाया तो CO2 और साथ ही साथ वाटर निकल गया और अम्ल का सोडियम लवण जो कि सोडियम कार्बोनेट मिल गया। अम्ल का सोडियम लवण सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है। तो इसी अभिक्रिया को वापस यहाँ लिख लोगे जब इसको किस में मिलाओगे, जल में मिलाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखो यहाँ भी लिखा है कि जो ऊपर हमने अभी अभिक्रिया देखा, जब हम सोडियम बेकिंग सोडा को यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब जल में मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड
गैस उत्पन्न होता है। लेकिन अगर इसी को हम पावरोटी में या फिर केक में इस्तेमाल करना चाहें तो जो केक में जो खामीर उठाया जाता है ना, जो उसके ऊपरी लेयर को उठाया जाता है, जो फूल के केक बहुत इंटरेस्टिंग आपको दिखता है, ये उसी कारण होता है, ठीक है, जिससे वो मुलायम और स्पंजी हो जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंट एसिड का एक संगठक है। जो हम एंट एसिड कहने का मतलब है जो अम्ल को क्षार के साथ मिलाने पे वो उदासीन हो जाए, उसी को एंट एसिड कहते हैं। ठीक है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं ना पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। यानी कि हम अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारे पेट की अम्लीयता है वो दूर हो जाएगी। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। जो अग्निशामक यंत्र है ना, तो उस पर सोडा अम्ल के रूप में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। किसका? बेकिंग सोडा का। पवन सोडा और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि कैसे उपयोग इसका किया जाता है, और साथ ही साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसके बाद से कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो बेसिकली ये इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है, और उसके बाद से मैं वन शॉट वीडियो भी आपके लिए पब्लिश करूँगा, और साथ ही साथ इस चैप्टर से जितने भी अभ्यास प्रश्न बनते हैं उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। धावन सोडा। देखो, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 से रिप्रेजेंट करते हैं, Na2CO3। इसी Na2CO3 को हम कहते हैं धावन सोडा, लेकिन इसमें 10 मॉलिक्यूल्स H2O के होने चाहिए तब। यानी कि सोडियम कार्बोनेट का 10 मॉलिक्यूल्स के साथ जब हम कंबाइन कर देते हैं तो इसी को हम कहते हैं धावन सोडा या फिर धोने का सोडा। क्लियर है? तो देखो लिखा भी है Na2CO3.10H2O, धोने का सोडा। अन्य रासायनिक नाम जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? सोडियम क्लोराइड Na2CO3 से प्राप्त किया जाता है। कह रहा है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जैसा कि अभी हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि जब बेकिंग सोडा को हम गर्म करते थे तो हमारा क्या मिलता था? सोडियम कार्बोनेट मिलता था। फिर कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से हम धोवन सोडा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सोडियम कार्बोनेट ले लें और सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलाइज अगर कर देंगे तो हमको मिल जाएगा धोने का सोडा। ठीक है, और धोने के सोडा का नेचर कैसा है? तो ये क्षारीय लवण है। ध्यान देना है, ये क्षारीय लवण है। हमने बताया भी था कार्बोनेट वाले जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? क्षारीय नेचर के होते हैं। अब देखो, हमने ले लिया है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, और इसको H2O के साथ हम धीरे धीरे गर्म करना शुरू कर देते हैं। और जैसे इसको H2O के साथ मिलाओगे तो ये Na2CO3 और डॉट में 10H2O मिल जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? धोने का सोडा या फिर धावन सोडा। ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे लिखा भी है कि 10H2O क्या दर्शाता है। क्या यह H2CO3 को आर्द्र बनाता है? हम इसका उत्तर अगले भाग में पढ़ेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं उसका उत्तर दे देता हूँ। देखो, कह रहा है कि धावन सोडा, जिसको वॉशिंग सोडा इंग्लिश में कहते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट का एक हाइड्रोजिनेटेड रूप है। हाइड्रोजिनेटेड रूप कैसे? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 कहते हैं और इसमें 10 मॉलिक्यूल्स H2O लेते हैं, तो इसी को हाइड्रोजिनेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जिसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 को क्या कहते हैं? डेका कहते हैं, और H2O को कहते हैं हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें 10 पानी के अणु H2O सोडियम कार्बोनेट से बंधे होते हैं, जैसा कि यहाँ फॉर्मूले में दिख रहा है। कह रहा है कि H2O का क्या आकार है? पहला हाइड्रेशन। H2O का कार्य क्या है? हाइड्रेशन। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ जुड़े हुए पानी के अणु इसे हाइड्रेटेड बनाते हैं, जो धावन सोडा को अपने ठोस क्रिस्टल रूप में बनाए रखते हैं। यानी कि इस फॉर्मूले में जो मैं यहाँ लिख देता हूँ Na2CO3 डॉट में 10H2O, तो यहाँ पे H2O का सिर्फ इतना ही काम है कि इसके क्रिस्टलीय रूप को ये ठोस बनाए रखता है, यानी कि वो क्रिस्टलीय रूप में बरकरार रहता है सिर्फ इस 10H2O मॉलिक्यूल्स के कारण। और इसको पढ़ते क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, कह रहा है कि भौतिक गुणों पर प्रभाव। H2O की उपस्थिति धावन सोडा को एक ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ बनाती है। बस इसका यही समझ लो काम है कि ये ठोस और क्रिस्टलीय रूप बरकरार रहता है, और अगर पानी को हटा दिया जाए तो उष्मा देने पर यही सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। यानी कि अगर इसको गर्म करेंगे तो ये तो भाप बन के बाहर निकल जाएगा, फिर क्या बचेगा? सिर्फ सोडियम कार्बोनेट बचेगा, जो कि एक पाउडर रूप होता है।
जल रहित हाइड्रेटेड रूप धावन सोडा पानी में घुलकर इतना प्रतिक्रियाशील नहीं होता और इसका उपयोग घरेलू कार्य जैसे कपड़े के धोने में किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, अगर इसका हाइड्रेटेड रूप हो तो अगर इसको पानी में डालोगे तो ज़्यादा क्रियाशील नहीं होगा, ये ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देगा, तो ईजिली हम इसको घुलाकर कपड़े धुलने वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, आर्द्रता बनाए रखने के लिए और इसका ठोस क्रिस्टलीय रूप बरकरार रहता है H2O के कारण। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोग रसायन है। ठीक है, धोने के सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो पहला तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में होता है। कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स, जिसे कि सोडियम यौगिक के उत्पादन में करते हैं, यानी कि बोरेक्स के रूप में भी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ़ सफाई के लिए भी किया जाता है और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अस्थायी कठोरता, घरों में साफ़ सफाई, फिर बोरेक्स बनाने में, कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं? तो उसके लिए क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप में क्या कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वाथ नली में गर्म करिए। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक परख नली लिया है, इसमें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाल दिया और ये बिल्कुल सूखा है और इसको धीरे धीरे स्प्रिट लैंप की सहायता से यानी बर्नर की सहायता से हम गर्म करना शुरू करते हैं। अब जैसे ही गर्म करोगे तो आगे देखो क्या होता है। क्वाथ नली में जल की बूंदें नज़र आती हैं, ये कहाँ से आईं? गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2-3 बूंदें डालिए। क्या आप क्या प्रेक्षण करते हैं? क्या कॉपर सल्फेट का रंग नीला वापस आ जाता है? ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन को रखा हूँ। देखो कह रहा है कि शुष्क दिखने वाला कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में क्रिस्टलन का जल होता है। जो ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल रूप है ना, अब क्रिस्टल रूप क्यों है? क्रिस्टल रूप इसलिए है क्योंकि इसमें H2O के मॉलिक्यूल्स इसमें छुपे होंगे, तभी ये क्रिस्टल रूप में बरकरार है, नहीं तो ये क्रिस्टल रूप में नहीं होगा, पाउडर के रूप में होगा। तो जैसे ही इसको गर्म करोगे तो यही H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं, इसमें 10H2O नहीं होता है, बेसिकली H2O होता है, कि मॉलिक्यूल्स उससे अलग हो जाते हैं और यही कारण है कि परख नली में ऊपर जल की बूंदें लग जाती हैं। ठीक है, जल हट जाता है, लवण का रंग श्वेत हो जाता है और जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये सफ़ेद हो जाएगा। तो ध्यान देना है, पहला कॉपर सल्फेट का रंग नीला था और जैसे ही हमने इसको गर्म किया, नीला से किस में बदल गया, ये सफ़ेद में बदल गया। क्लियर है? यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हैं तो क्रिस्टल का रंग नीला वापस हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर कॉपर सल्फेट से जल बाहर निकल गया है और वापस से उसमें जल की बूंदें मिलाओगे तो वापस से कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीय रूप हो जाएगा और जैसे ही क्रिस्टलीय रूप हो जाएगा तो वापस से सब श्वेत से कौन सा रंग हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा। क्लियर है? आगे कह रहा है कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो यहाँ आप हेडिंग डाल सकते हैं, क्रिस्टलन का जल क्या कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, क्रिस्टलीय रूप में बरकरार रखने के लिए जो जल के अणुओं का इस्तेमाल किया जाता है उसको ही क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि कॉपर सल्फेट का एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। ये जो कॉपर सल्फेट का हमने सूत्र लिया है ना, इसमें 5 अणु उपस्थित होते हैं। इसको हम सिंपली यहाँ लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट को CuSO4 कहते हैं और इसमें क्रिस्टलीय रूप है तो H2O के 5 मॉलिक्यूल्स होंगे। अभी हमने देखा था जो धावन सोडा है उसमें क्या था, उसमें हमारा 10 मॉलिक्यूल्स थे H2O के, यानी कि जल के 10 बूंदें थी, 10 इसमें इकाइयाँ थी या फिर अणु कह सकते हैं। ठीक है, उसका रूप यहाँ पे सामान्य सूत्र लिख दिया है। कह रहा है कि जैसे सोडियम कार्बोनेट के 10 अणु जो है आर्द्र हैं या नहीं, तो जाहिर सी बात है भैया H2O है ना, तो आर्द्रता इसमें बरकरार रहेगी। जिप्सम एक अन्य लवण है, ध्यान देना है, जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। जिप्सम में अगर आपसे पूछता है क्या जिप्सम में क्रिस्टलन का जल होता है, तो बिल्कुल जिप्सम में भी क्या होता है, क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं, क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। तो जिप्सम का सूत्र अगर पूछ देगा तो आप क्या लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ जिप्सम, इसको भी हम कहते हैं कॉपर सल्फेट, बट इसमें H2O के जो अणु होते हैं ना वो 2 होते हैं।
अभी हमने जो कॉपर सल्फेट देखा है, कॉपर सल्फेट में इसमें 5 अणु होते हैं क्रिस्टलन के, लेकिन अगर वही 2 अणु अगर जल के हो जाएंगे तो इसी कॉपर सल्फेट को हम जिप्सम अब नाम देना शुरू कर देंगे। ठीक है, लवण में उपयोग पर ध्यान देते हैं। अब देखो अगला हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कह रहा है कि जिप्सम को, यही जो कॉपर सल्फेट में 2 अणु जो जल के हैं उसको जिप्सम कहते हैं। इसी जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन पर गर्म किया जाएगा तो जल के अणु का ये त्याग कर देगा और कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट नहीं है, यहाँ मैंने एक चीज़ मिस्टेक कर दिया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जिप्सम जो है ना, इसमें हम कैल्शियम सल्फेट लेते हैं, कॉपर सल्फेट नहीं लेते हैं। ये थोड़ा सा मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया हूँ, यहाँ पर आप कैल्शियम सल्फेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जिप्सम के फॉर्मूले में कैल्शियम सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट नहीं होता है। कैल्शियम सल्फेट होता है 2 मॉलिक्यूल्स जल के साथ। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो सबसे पहला चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम को गर्म करने से बनाया जाता है। जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो गर्म करोगे तो क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स गायब हो जाएंगे, तो H2O जो होते हैं वो उसका त्याग कर देता है। और जब H2O त्याग कर देगा तो सिर्फ क्या बचेगा, कैल्शियम सल्फेट बचेगा। लेकिन ये पूरी तरीके से H2O का त्याग नहीं कर पाता। कैसे, इसमें से देखो 3/2 हिस्से जो है ना इसके बाहर निकल जाते हैं और 1/2 हिस्सा यानी आधा हिस्सा H2O का बच जाता है। तो आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट जो है वो अर्ध हाइड्रेटेड कहने का मतलब है आधा हाइड्रेटेड होता है, और हाइड्रेटेड का मतलब H2O, तो आधा H2O उसमें बच जाता है, जिसको हम हेमी हाइड्रेट भी कहते हैं, हेमी हाइड्रेट कहते हैं। तो बन क्या जाएगा, तो कॉपर सल्फेट तो होगा, H2O के हाफ मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसको हम अर्ध हाइड्रेट या फिर हेमी हाइड्रेट कहते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो अगर आपसे पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो जिप्सम को 373 केल्विन पर अगर गर्म किया जाता है तो इसमें जल के अणुओं का ये त्याग कर देता है, जिसके वजह से कैल्शियम सल्फेट के अर्ध हाइड्रेट या फिर हेमी हाइड्रेट बनाते हैं, या फिर हेडी हाइड्रेट यौगिक बनाता है। और यही कैल्शियम सल्फेट का हेमी हाइड्रेटेड अणु जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। समझ में आ गया, आगे देखते हैं। कह रहा है कि इसका उपयोग डॉक्टर जो हैं वो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। जैसे हम लोग प्लास्टर करते हैं ना, हाथ वगैरह टूट जाता है तो प्लास्टर करने में इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूड़ है जो जल मिलने पर पुनः जिप्सम बना लेता है। जैसे ही इसमें जल मिलाओगे ना तो ये वापस से क्या बना लेगा, जिप्सम बना लेगा, यानी कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के बना लेगा उसके साथ। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है कि इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो जब भी हेमी हाइड्रेटेड होगा ना, हेमी हाइड्रेटेड कहने का मतलब 1/2 H2O, अगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मिलाते हो तो ये वापस से क्या बना लेगा, ये वापस से जिप्सम बना लेगा। यही हमारा क्या है, जिप्सम है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, CaCO4.12H2O, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, प्लस में इसको बेसिकली 3/2 H2O कह सकते हो। 1/2 कहने का मतलब है कि ये 3/2 H2O है, तो 3/2 और 1/2 मिलकर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये वापस से क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड 2 मॉलिक्यूल्स अणु के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। कह रहे हैं कि केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है, केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है, तो आगे बताया गया है कि जो कैल्शियम सल्फेट के 2 इकाई सूत्र जल जो हैं वो एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में भी किया जाता है, सजावट का सामान, फिर सतह को चिकना बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो पहला तो ये डॉक्टर हड्डियाँ जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, फिर खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में और सतह को चिकना बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ नीचे रखा हूँ। देखो कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट जिसको हम हेमी हाइड्रेट के साथ जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र आपने देख लिया था। उसके रासायनिक सूत्र को हालांकि यहाँ सही से नहीं लिखा गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, CuSO4 डॉट में हाफ H2, इसी को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसमें कैल्शियम सल्फेट का प्रत्येक 2 अणु के साथ केवल एक पानी का अणु जुड़ा होता है, इसलिए इसको हेमी हाइड्रेटेड कहते हैं। अब बताओ 2 अणु के साथ एक अणु, यानी 2 की तुलना में उसका आधा ही तो जुड़ रहा है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हेमी हाइड्रेटेड कहते हैं।
जिसमें हेमी का अर्थ आधा होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, हेमी हाइड्रेटेड पड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो लास्ट लाइन था ना, ये आपको याद हो गया होगा, पता चल गया होगा। ठीक है, कि आधा आधा जो अणु होता है वो कैसे क्रिस्टलन जल के साथ जुड़ा होता है। अब फिर कह रहा है कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है, इस प्रश्न का भी उत्तर देख लेते हैं। देखो, कह रहा है कि हेमी हाइड्रेटेड के रूप में जो कॉपर सल्फेट है यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका नाम, एक बार फिर पढ़ लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हेमी हाइड्रेट के इस रूप को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसका नाम पेरिस इसलिए पड़ा क्योंकि पेरिस जो कि फ्रांस में है, इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था, जहां जिप्सम के बड़े भंडार उपलब्ध थे। तो फ्रांस के पेरिस में इसका उत्पादन ज़्यादा होने के कारण इसी प्लास्टर को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहने लगे। यानी है तो नाम जिप्सम ही, लेकिन एज ए प्लास्टर इसका यूज़ होने लगा, इसलिए कहा जाता था वो प्लास्टर जो पेरिस का है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम पड़ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं, आगे इन प्रश्नों का उत्तर देना है। कह रहा है कि ये प्रश्न है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो आपको यहाँ उत्तर मिल जाएगा। CaOCl2 को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, O को ऑक्सी, क्लोरीन को क्लोराइड कहते हैं। तो इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो ये हालांकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, इसका आंसर है कि पदार्थ का नाम जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो हमारा विरंजक चूर्ण बनता है। इसके लिए आप समीकरण क्या लिखोगे, CaOH का ट्वाइस और इसमें Cl2 गैस मिलाओगे तो ये बना लेगा CaOCl2, और इसके साथ ही साथ हमारा H2O बनता है। अब बैलेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ एक ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन यहाँ 2 है तो क्लोरीन भी यहाँ 2 है, कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 है, यानी कि ये हमारा बैलेंस रिएक्शन है। तो इसको लिखने के बाद आप ये बैलेंस रिएक्शन लिख लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कठोर जल को मृदु करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सोडियम यौगिक जो है वो कठोर जल को, सोडियम का यौगिक, यानी कि अगर कठोर जल को मृदु करना है तो सोडियम वाले यौगिक का प्रयोग करते हैं। और कौन से सोडियम वाले यौगिक का प्रयोग करते हैं, तो वो है हमारा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट को जब हम 10H2O के मॉलिक्यूल्स के साथ उपयोग करते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, धोने वाला सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा। क्लियर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है चौथा, कि सोडियम हाइड्रोजनेटेड के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोजनेटेड कार्बन के विलयन को गर्म करना है। तो सोडियम हाइड्रोजनेटेड कार्बन, यहाँ देखते हैं आंसर, कह रहा है कि जब भी सोडियम हाइड्रोजनेटेड कार्बन के विलयन को गर्म किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो सोडियम कार्बोनेट और जल और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजनेटेड कार्बन का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। जब इसको गर्म करोगे तो पहले तो बनेगा Na2CO3, फिर बनेगा H2O, फिर बनेगा CO2, यानी कि सोडियम हाइड्रोजनेटेड कार्बन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अब बैलेंस करने के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ 2 सोडियम है तो इसलिए यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। फिर हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। कार्बन भी हमारा 2 है तो यहाँ कार्बन 1 दिख रहा है और 1 कार्बन यहाँ है तो 2 कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 दूना 6 तो यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन तो 3 और यहाँ 3 ऑक्सीजन तो 6। ये हमारा बैलेंस रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन लिख लेना है। क्या क्या लिखना है, सोडियम हाइड्रोजनेटेड कार्बन को गर्म करने पर या सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में विघटित हो जाता है और इसके लिए रासायनिक सूत्र ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ क्रिया करने पर समीकरण लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को वापस से जल के साथ क्रिया कराओगे तो क्या बन जाएगा, हमारा जिप्सम बन जाएगा। ये तो आपको पता ही है। तो देखो उसके लिए अभिक्रिया क्या होगी, यहाँ लिख देते हैं।
कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ क्रिया करने से वापस से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। उसके लिए अभिक्रिया लिखोगे तो CaCO4 डॉट में हाफ H2O, इसको वाटर के साथ अभिक्रिया कराना है तो ये बन जाएगा Ca उल्टा हो गया, ये SO4 है ना, CaSO4, तो CaSO4 और डॉट में 2H2O, क्योंकि जिप्सम के लिए फॉर्मूला 2H2O है। अब ये बताओ यहाँ आधा है और आधा को हमको 2 बनाना है, तो जाहिर सी बात है 1/2 मॉलिक्यूल्स तो ही तो ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप सिंपली इसके जगह पे 3/2 भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये उसका था रासायनिक सूत्र। तो हमने क्या किया है, अभी तक जितने भी टॉपिक्स थे उन सबको कवर कर लिया है, और उसके बाद से हमारा अगला है कि अभी तक आपने क्या सीखा। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि अम्ल क्षार सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। फिर आगे है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। विलयन में H+ आयन के निर्माण का कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है, और विलयन में अगर OH आयन है तो इसके कारण पदार्थ की प्रकृति क्षारीय होगी। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, साथ ही संगत लवण का भी निर्माण होता है। जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है और एक लवण का निर्माण होता है। ये दोनों लाइन एक तरीके से एक ही है, जिसका ऋण आयन एक धातु और ऑक्सीजन के परमाणु से संयुक्त रूप से निर्माण होता है। कह रहा है कि जब किसी धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह एक संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ ही साथ जल उत्पन्न करता है, जैसे अभी हमने ऊपर वाला अभिक्रिया देखा। जल में अम्लीय एवं क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में तोड़ जाते हैं या फिर निर्माण करते हैं। ठीक है, अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच pH की वैल्यू 0 से लेकर 14 स्केल के बीच में इसका उपयोग करके किया जाता है, जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप बताता है। 7 से कम है तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, 7 से अगर ऊपर है तो हाइड्रोजन आयन कम है। एक उदासीन विलयन के pH मान 7 होता है, जबकि अम्लीय विलयन का मान 7 से कम होता है एवं क्षारकीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है। सभी जीवों में उपापचय की क्रिया pH की एक इष्टतम सीमा में होती है, जो कि 7.2 से 8.6 के बीच में। आई थिंक अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार वीडियोस को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। आगे कह रहा है कि सांद्र अम्ल या क्षार को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया है। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल बनाते हैं, ये उदासीन अभिक्रिया है। उदासीन अभिक्रिया हमने भी देखा था। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन कहा जाता है। तो कोई भी क्रिस्टल अगर बनाना है तो उसके विलयन में जल के अणुओं को मिला दीजिए, वो क्रिस्टलन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग एवं उद्योगों में लवण के कई उपयोग हैं, जैसे कि हमने धावन सोडा को देखा था, बेकिंग सोडा को देखा था, फिर हमारा क्या बोलते हैं विरंजक चूर्ण को देखा था, फिर हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। तो अगले वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न के सारे क्वेश्चन को एक सिंगल वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।